ये याद रख कि कोई भी लक्ष्य तेरी मेहनत और तेरे संघर्ष से बड़ा नहीं, और इस लड़ाई में हमेशा वही हारा है जो अंत तक लड़ा नहीं। तो जी हां दोस्तों, इस आईआईटी के ड्रीम को अगर आपको साकार करना है तो आपको अंत तक लड़ना पड़ेगा, शुरू में भी, मिड बीच में भी और एट द एंड भी। आपको हमेशा लड़ते रहना पड़ेगा अपने आप से, अपनी बुराइयों से, अपने आलस से। और अगर आप अंत तक यूं ही लड़ते रहे, मेहनत करते रहे, तो डेफिनेटली आप आईआईटी क्रैक करेंगे। और इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जेईई रफ्तार सीरीज में। मैं आपका बड़ा भाई निखिल धाबाई, जी हां, फिर से हाजिर आपके सामने लेकर के लेक्चर नंबर 9, और हमारा मोशन इन अ प्लेन चल रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं जिन टॉपिक्स की, वो है विंड प्रॉब्लम्स और रेन प्रॉब्लम्स। और साथ ही साथ कुछ होमवर्क क्वेश्चंस मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किए हैं, उनको मैं लाइव डाउट सेशन नहीं, लाइव प्रैक्टिस सेशन जो अपना होगा इस सैटरडे को है, जितना मुझे ध्यान है, तो उस दिन वो क्वेश्चन सब हम कर लेंगे। और मेजरली वहां पर हम प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस करेंगे, है ना। एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि तुम्हारा जो है और कहे तो इंप्रूवमेंट हो। ठीक है, चलो, तो अभी हमको टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है ना, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के लिए टाइम इज रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे बढ़ा जाए और बात की जाए हमारे होमवर्क क्वेश्चन की, जो कहने को तो इरोडोव का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा खास दम है नहीं। और उम्मीद है आप लोगों ने अगर इसे ट्राई किया है तो शायद कुछ बच्चे सॉल्व कर पाए होंगे, अगर इस क्वेश्चन को आपने समझा होगा। तो यहां पर बड़े आसानी से आप इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक बार सवाल को दोबारा से पढ़ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है काफी बच्चे कुछ नए हो। ओके, उससे पहले एक बार रिवर का एक क्विक ओवरव्यू तुम्हें मैं दे देता हूं कि क्या क्या हमने पढ़ा था। ठीक है, तो क्या क्या हमने पढ़ रखा है रिवर प्रॉब्लम्स में, तो पिछली क्लास में उसका एक क्विक ओवरव्यू हम देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या कहा कि भाई अगर हमारे पास ये एक रिवर होगी, तो रिवर की खुद की एक वेलोसिटी होगी, जिसको मैं कह देता हूं u। और सिंपल सी कहानी ये है कि अगर आप इस रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं, तो आपके पास इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होनी चाहिए। रिवर जो है वो तो सिर्फ इस डायरेक्शन में लेके जाएगी आपको, वो आपको रिवर को क्रॉस करवाने में मदद नहीं करेगी। कौन? रिवर। तो आपका खुद का एक कंपोनेंट होना चाहिए। अगर आप कहते हो कि भैया मैं जाता हूं इस डायरेक्शन में, तो मुझे लगता है कि भाई मैं तो यहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन ये वेलोसिटी कौन सी है जो आप खुद जनरेट कर सकते हैं, है ना, खुद के एफर्ट से। लेकिन रिवर क्या करती है, आपकी वेलोसिटी को थोड़ा सा बदल देती है, क्योंकि वो खुद की वेलोसिटी भी आपको प्रोवाइड कर देती है। और आपके पास अब ये दो वेलोसिटीज हैं, और उसका कुछ रिजल्टेंट ऐसा आ जाता है, और आप यहां जाने की जगह कुछ यहां पहुंच जाते हैं। और इस पे हमने खास बात जो देखी थी वो ये कि रिवर को क्रॉस करने के लिए जो कंपोनेंट आएगा वो इस v का ही कंपोनेंट होगा। अगर आप इस एंगल को थीटा कहते हैं तो वो होगा v sin थीटा। तो क्रॉस करने के लिए ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल, और इस डायरेक्शन में आगे जाने के लिए v cos थीटा प्लस u इज रेस्पॉन्सिबल। और जैसा कि हमने देखा था कि यार जल्दी से जल्दी अगर इसको क्रॉस करना है तो ये वाला कंपोनेंट मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब उसको कैसा स्विम करना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर। शॉर्टेस्ट पाथ से उसको जाना है तो उसको ये कंपोनेंट को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, है ना। और हमने वो केस भी देखा था कि जब मैन की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से कम होगी, तो भी उसको रिजल्ट को रटने का तरीका मैंने बता दिया था। तो जिन भी लोगों ने पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया है, वो जाके प्लीज अटेंड कर लें, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो, है ना। प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कोई जरूरत नहीं है उसको अटेंड करने की। चलिए जी, तो एक क्विक ओवरव्यू हमने दिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम बोलोगे क्विक ओवरव्यू काई का ओवरव्यू, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आया, तो भाई दोबारा थोड़ी ना पढ़ा दूंगा। समझ आ रही है बात? ये तो एक ओवरव्यू था। ओवरव्यू का मतलब तो यही है कि अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है या आपको कंसेप्ट पता है, तो एक क्विकली हमने कुछ चीजें यहाँ पर देख ली। चलिए, तो ये सवाल आपको दिया गया था, इस सवाल में देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो इस सवाल में आपको सीधे सीधे बोला जा रहा है, 2 स्विमर्स लीव पॉइंट ए पॉइंट को उन्होंने छोड़ा ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर टू रीच पॉइंट बी, जो कि बिल्कुल लाइंग राइट अक्रॉस द अदर बैंक, बिल्कुल एकदम अपोजिट लाई कर रहा है। और यहां पर कहा गया है कि वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी। तो एक तो सीधा ऐसे पहुंच गया, शॉर्टेस्ट पाथ से पहुंच गया, है ना। और दूसरा जो है वो कैसे जा रहा है, एंड द अदर स्विम्स एट राइट एंगल,
उसने क्या किया, दूसरे ने वो 90 डिग्री पे स्विम करने की कोशिश करने लगा, है ना, और उस वजह से आप जानते हो कि वो तो इधर जा रहा है लेकिन रिवर अपनी वेलोसिटी ऐड करके उसको थोड़ा इधर भेज देगी, तो दूसरा बंदा जो है वो यहां पहुंच गया। आई बात समझ में? एंड देन वॉक्स द डिस्टेंस दैट हैज बीन कैरिड अवे बाय द स्ट्रीम टू गेट द पॉइंट बी, है ना, टू गेट टू पॉइंट बी। तो ये यहां से यहां पहुंच गया और फिर ये वाली जो डिस्टेंस स्ट्रीम की वजह से, रिवर की वजह से इसने ट्रैवल कर ली है, उसको इसने वापस से चल के ट्रैवल किया और कुछ इस तरीके से ट्रैवल किया, कुछ स्पीड u से उसने ट्रैवल किया, जिससे कि वो साइमल्टेनियसली दोनों यहां पहुंचे, बी पॉइंट पे दोनों साइमल्टेनियसली पहुंचे। अब तुम बोलोगे सर हमको तो अभी भी कुछ समझ नहीं आया, आपने क्या कहा, तो मैं समझा देता हूं भाई, टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से इसको समझते हैं, कोई यहां पे ज्यादा हड़बड़ाहट हमको नहीं दिखानी। सबसे पहली बात, मैं मैन की जो खुद की जनरेट की गई स्पीड है उसको v बोल देता हूं और रिवर की स्पीड को u बोल देता हूं। सर ऐसा जरूरी है क्या v और u? भाई ऐसा देखो यार, अगर मतलब समझ में आ रही होगी ना, ऐसी कोई चीज थोड़ी ना होती कि मैन की स्पीड को ही v बोलेंगे और रिवर की u। हो सकता है कहीं तुम u ले लो, v ले लो, सिंबल है, तुम कुछ भी लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर मैंने मैन की स्पीड को कितना माना है, भाई साहब ने मान लिया v और रिवर की स्पीड जो है वो मान ली u, लेकिन v कौन सी स्पीड है, इन स्टिल वाटर या विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। तो भैया जो पहला बंदा था वो जाना चाहता है एकदम स्ट्रेट, कैसा जाना चाहता है, एकदम स्ट्रेट जाना चाहता है, स्ट्रेट, ठीक है। तो वो जानता है कि यार अगर मैं इस डायरेक्शन में स्विम करने लगा तो रिवर मेरे को बहा के ले जाएगी, रिवर की वेलोसिटी भी ऐड हो जाएगी और मैं यहां पहुंच जाऊंगा। तो उसने क्या कहा कि भैया मुझे तो इधर जाना है, तो वो अपने कंपोनेंट को कैंसिल करवाएगा, सॉरी रिवर के कंपोनेंट को कैंसिल करवाएगा। कैसे? रिवर उसको लेके जाना चाहती है यहां, मैंने कल ही इसका डायरेक्ट मेथड बता दिया है, वही मैं यहां पे लगा रहा हूं कि ये जो है वो क्या करेगा, वो अपनी वेलोसिटी लगा देगा इधर और फिर रिवर की जो वेलोसिटी है वो इसमें ऐड होगी। तो u और u करके आपको जो है ये आपका रिजल्टेंट आ गया। डायरेक्ट आप लिख सकते हो इट इज, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया क्या? हाँ सर बन गया। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का रूट, तो ये वाली जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का रूट। बाकी तुम वैसे भी देख सकते हो, ये एंगल थीटा निकाल के फिर ये v साइन थीटा, है ना, वैसे भी करते थे, याद आ रहा है कि ये इधर जाएगा, v cos थीटा जो है वो u को कैंसिल आउट कर देगा, तो सिर्फ और सिर्फ v साइन थीटा बचेगा और cos थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, u बाई v आ रही है, तो साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। सर ऐसे कैसे बता रहे हो, समझ नहीं आ रहा, सब कुछ बता रखा है पिछली क्लास में, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूं जो मैंने बताया हुआ है आप लोगों को पहले ही, कि ये इधर गया और इसमें ये जुड़ा, तो ये रिजल्टेंट आपका आया, ठीक है। सर हमको नहीं क्लियर है अभी भी यार, थोड़ा सा इसको ढंग से समझाओ। अरे रुको रुको रुको, देखो कुछ नहीं है भाई, दो वेलोसिटी है, ऐड कैसे होंगी, वेक्टोरियली के स्केलर तौर पे सर ऑब्वियसली वेक्टोरियली ऐड होंगी दोनों। अच्छा तुमको पता है ना इस बंदे को इस लाइन के अलोंग जाना है, हाँ, तो सर रिजल्टेंट ऐसा होना चाहिए क्या? हाँ रिजल्टेंट ऐसा होना चाहिए। अच्छा तो u ऐसा था, तो ये v जब इधर रखेगा और u इसमें ऐसा ऐड होगा तभी तो रिजल्टेंट ऐसा बनेगा। बना दो ना भाई, ये आपका हाइपोटेनियस, ये एक साइड तो दूसरी साइड ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना कौन, बंदा a। तो a वाले बंदे को जो टाइम लग रहा होगा वो टाइम कितना लगा होगा, मान लो रिवर की विड्थ है d, रिवर की विड्थ कितनी ले ली मैंने, वो ले ली मैंने d, और यहां से कितना स्पीड से चल रहा है, ये चल रहा है भाई साहब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से। क्लियर? हाँ जी क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम बी वाले बंदे की। तो बी वाला बंदा जो है वो क्या करता है, बी वाला बंदा अपनी सारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लगा देता है v, और फिर रिवर, समझना इस बात को, उसने अपनी सारी वेलोसिटी किधर लगा दी है भाई साहब, उसने अपनी सारी वेलोसिटी कुछ इधर लगा दी है, और अब इसमें u ऐड होता है। तो ये जो बंदा है वो तो कहीं और ही पहुंच जाएगा, कहां पहुंचेगा, वो कहीं यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये रिजल्टेंट आ जाएगा रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। और फिर यहां जब पहुंचा तो ये बात ध्यान रखना, a जल्दी पहुंच जाएगा और ये लेट पहुंचेगा, क्या लगता है? नहीं, ये शॉर्टेस्ट पाथ जरूर होगा लेकिन यहां पे इसकी स्पीड कैसी है, कम है, और ये चाहे पाथ बड़ा है लेकिन स्पीड ज्यादा है, तो ये जल्दी पहुंचेगा। सर लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आया भाई, ये कल ही बता रखा है,
जब भी अब आप अपनी सारी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल से वर्टिकल नहीं सॉरी, जब भी अपनी सारी वेलोसिटी आप वाई डायरेक्शन में लगा देते हो, सारी की सारी, भाई रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है सर? वाई कंपोनेंट। ए वाले का वाई कंपोनेंट कम है, बी वाले का वाई कंपोनेंट ज्यादा है, तो बी जल्दी पहुंचेगा, तो ये यहां पहुंच जाएगा जल्दी, और ये तो अभी पहुंचा ही नहीं होगा, मतलब ए तो जा रहा होगा और बी पहले ही पहुंच गया होगा, ए कहीं यहीं बीच में होगा। अब जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंचना है, इस बी को यहां भी आना है, तो जिससे कि दोनों साथ पहुंच जाए, मतलब ये कुछ ऐसा होगा, मोशन ऐसा चला और ऐसा शट, दोनों साथ पहुंचेंगे, ठीक है। तो बी जो है वो कितना कितना चला भाई साहब? बी जो है पहले तो यहां से यहां गया, तो उसके लिए उसने ये वाली डिस्टेंस जो थी, यहां से यहां के लिए मैं वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगा रहा हूं, तो डी बाय वी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी उसकी कितनी है? वी, प्लस फिर वो ये भी चला, तो ये डिस्टेंस कितना है? इसको मैं बोल देता हूं x, तो x, और वो चला मान लीजिए कुछ u स्पीड से, और वो u स्पीड ही मुझे निकालनी, ये u कितना होगा? x कैसे निकालूंगा? x जो है वो आ जाएगा इस बंदे का ड्रिफ्ट, इस b का ड्रिफ्ट इस तरफ, कितना है वो ड्रिफ्ट? तो ये जब इधर जा रहा है, इसने अपनी वेलोसिटी ऐसी रखी, और रिवर जो है इसको कुछ ऐसा ऐड करा रही है, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो तो कुछ ऐसा आएगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है भाई? ये रिवर की वेलोसिटी, क्योंकि आप समझो कि बी जब जा रहा है तो बी ने अपनी वेलोसिटी इधर कर दी v, और ये रिवर की वेलोसिटी है u, तो साफ साफ दिख रहा है कि इसको आगे ले जाने के लिए u इज रेस्पॉन्सिबल, और रिवर को क्रॉस करवाने के लिए v इज रेस्पॉन्सिबल। किसके लिए? b के लिए। तो ये जो x आएगा, ये x आएगा कितना? ये x आएगा आपका u, x डायरेक्शन की वेलोसिटी, और फिर टाइम कितना लगा? तो टाइम हमको कितना लगा? टाइम लगा हमको d बाय v, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास d बाय v प्लस x की वैल्यू u d बाय v, ठीक है। और इसको मैं u डैश बोल देता हूं यार, है ना, u डैश, नहीं तो पता लगे तुम काट दो इस u से u को। ये स्पीड ऑफ रिवर और ये चीज, तो ये कहानी हमको यहाँ पे साफ साफ दिख रही है। अब क्या कहा गया है कि ये टाइम और ये टाइम दोनों सेम है। अब क्या इतना लिखने की जरूरत थी क्या? बिल्कुल नहीं भाई, मैं तो डायरेक्टली लिख देता, है ना। तुम पता नहीं लिख समझ पा रहे हो कि नहीं, लेकिन मैं जो हूं, मैं क्या कर देता, मैं जो हूं यहां पर इसको डायरेक्टली लिख देता। कैसे? मुझे पता है कि भाई ए को जो पहुंचने में टाइम लग रहा है और बी को जो पहुंचने में टाइम लग रहा है वो सेम है, तो ए को पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है? डी बाय रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और बी को पहुंचने में टाइम दो हिस्सों में तोड़ लो उस टाइम को, एक यहां से यहां तक का टाइम जो आ रहा है अपने पास डी बाय वी, और एक यहां से यहां तक का टाइम जो मेरे पास आ रहा है एक्स। एक्स कितना लिखा है हमने? एक्स आ जाएगा ये वाली वेलोसिटी इनटू टाइम अपॉन यू डैश। अब ये सारी कहानी मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, जो तुमने यहां लिखा हुआ है इक्वेट करके वो मैंने एक ही लाइन में लिख दिया। अब बस मैं वैल्यू रखूंगा, तो डी 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 कैंसिल। v जो है अपने पास कितना है भाई? वो v साफ दिया गया है कि वो 2.5 है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो 2 है। तो यहां हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, तो ये आ जाएगा कितना? 2.5, 2.5 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, और v जो है इधर ये आ रहा है 2.5, u जो है वो अपने पास है 2, और ये आ जा रहा है 2.5, और ये u डैश मुझे निकालना है। तो यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो भाई अपने पास जो है कितना आ जाएगा? ये 1.5 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास 1.5, और ये आ जाएगा 2.5, और ये 2 बाय 2.5 इंटू यू डैश। तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, और ये 0.1 तो कट गया। अब यहां से अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या दिख रहा है? मुझे रिजल्ट दिख रहा है 2 बाय यू डैश, और एक 5 भी है इधर, और क्या दिख रहा है? और 1/3 माइनस का 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2/5 u डैश बाय
2/15, तो इससे ये कटा और ये आ गया 3, तो u डैश की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी 3। तो भाई साहब ये आपका आंसर है, खत्म। अब तुम बोलोगे सर थोड़ा सा लंबा हो गया, भाई लंबा नहीं था ये मेथड, ये एक देखो एक पेज बस, यहां कितनी लाइन से, अरे कहां गया अरे मेरे भाई, ये रहा, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये तो सॉल्व किया मैंने, 3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो। अब ऐसा तो रट के बैठोगे, मतलब तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी हो, है ना, और सब कुछ ठीक हो तो तुम बड़े आसानी से कर लोगे। अच्छा तो क्या क्या होना चाहिए कैलकुलेशन के लिए, तो एक तो ये याद रख लो कि ये ना 30 तक के स्क्वायर्स तुम्हें याद हो, 30 तक के स्क्वायर्स तुम्हें याद हो, ठीक है, और 10 तक के क्यूब तुम्हें याद है ना। तो ये एक चीज और करके रख लेना कि 30 तक के स्क्वायर्स और 10 तक के क्यूब। अगर उससे ज्यादा याद है अच्छी बात है, कम याद है तो कर लो, कम से कम इतना कर लो थोड़ी सी कैलकुलेशंस के लिए, है ना। तो चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक और सवाल की। तो एक और सवाल देख लेते हैं रिवर के ऊपर ही, फिर विंड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। तो फटाफट से बढ़ा जाए आगे और देखा जाए क्या कहा गया यहाँ। तो स्विमर क्रॉसेस द रिवर अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। द वेलोसिटी, देखो क्या बोल रहा है, स्विमर जो है वो रिवर को क्रॉस कर रहा है कैसा, 45 डिग्री बनाते हुए, किससे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उससे 45 डिग्री पर। वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर इज 5 एंड स्विमर टेक्स 6 seconds टू क्रॉस द रिवर ऑफ विड्थ 60, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज 5√n देन फाइंड n, ठीक है। तो यहां साफ दिया गया है कि इस स्विमर ने रिवर को क्रॉस किया है कैसे, इसने क्रॉस किया है 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, है ना। अब इस बात को थोड़ा आपको समझना होगा कि तुम इस पे कंफ्यूज होगे, सर लेकिन ये कौन सा वाला 45 है, जिस डायरेक्शन में स्विमर स्विम करने की कोशिश कर रहा है वो वाला एंगल, या एक्चुअली जिस एंगल से वो स्विम करेगा। अब कई बच्चे सोचेंगे सर ये क्या कह रहे हो आप, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि जिस डायरेक्शन में स्विमर जाना चाहता है या जिसमें वो स्विम कर रहा है, रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाने पर वो डायरेक्शन बदल जाती है ना। तो सर ये 45 कौन सी होगी, तो देखो क्या बोल रहा है, स्विमर क्रॉसेस, स्विमर ने क्रॉस की है रिवर, वो बोल रहा है कि स्विमर ने रिवर को क्रॉस किया है, इस डायरेक्शन में क्रॉस किया है, मतलब वो यहां से यहां पहुंच गया है, मतलब ये एक्चुअल उसकी डायरेक्शन है। ये वो डायरेक्शन नहीं जिसमें वो जा रहा था, ये वो डायरेक्शन है जो कि रिवर की वेलोसिटी ऐड होने के बाद हमको दिखेगी, हमको जो दिखेगी, है ना। तो ये कितनी है भाई साहब, ये है आपके पास 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। एंगल आते ही मन में खुशी आनी चाहिए क्योंकि आपको वेलोसिटी ऑफ एक्स और वाई में रिलेशन पता है। तो यहां से आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि मैन का जो एक्स कंपोनेंट होगा और इस मैन का जो वाई कंपोनेंट होगा, ये दोनों ही वैल्यूज कैसी होंगी, सेम होंगी, है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। और अगर मैं यहां से देखता हूं तो एक और इंफॉर्मेशन हमें यहां पर है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इज दिस, ठीक है, इसको अभी रखते हैं, जो भी है देखेंगे आगे। और स्विमर टेक्स 6 seconds टू क्रॉस द विड्थ ऑफ द रिवर दैट इज 60 मीटर। 6 सेकंड में उसने रिवर को क्रॉस कर लिया। अब मुझे बताओ रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है, तुम कहोगे सर ऑब्वियसली ये वाला कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है। तो क्या मैं ये फॉर्मूला नहीं लिख सकता हूं कि टाइम इज एक्चुअली विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन VMY, क्योंकि रिवर जो है, रिवर तो इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी ऐड अप करेगी नहीं, तो यहां से अपने को ये दिया है 6 और ये दिया है 60 और ये है अपना VMY। तो साफ साफ यहां से हमें VMY मिल जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड है तो आपको ये समझना होगा कि ये भी कितना होगा फिर 10 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि ये 45 डिग्री बन रहा है तो दोनों सेम होने चाहिए। और अब मुझे बताओ कि यहां पर ये 10 है तो कैसे हो गया 10, भाई रिवर का तो 5 था ही, रिवर तो 5 देगी ही देगी, लेकिन यहां पर इस मैन ने भी इसका कुछ हॉरिजॉन्टल, मतलब इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, एक्स डायरेक्शन में, सॉरी मैं गलती से हॉरिजॉन्टल बोल रहा था, इस मैन का एक्स डायरेक्शन में भी एक कंपोनेंट होगा। और अब मुझे बताओ रिवर का 5 है, रिजल्टेंट 10 है, तो मैन का खुद का इफर्ट जो था एक्स डायरेक्शन में वो कितना होगा। बड़े आसानी से आप कह सकते हो
कि वो एफर्ट जो होगा वो होगा 5, होगा कि नहीं होगा? तो आपको वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक होगा अपने पास x जो कि है 5, क्योंकि उस 5 में जब ये 5, क्योंकि रिजल्टेंट 10 है ना भाई। अच्छा सर अगर ये 12 आ जाता तो ये 12 आता तो x प्लस 5 इज 12, मतलब वो 7 आता। समझ रहे हो बात? ये दोनों मैन का x कंपोनेंट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है ना, खुद का इफर्ट जो है वो ये है। तो 5 और 5 10, और ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 10। तो हमारे पास ये मामला यहां से आ जाएगा। तो हमसे जो आंसर पूछा है वो है विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज 5√n, तो n कितना होगा चलो देखते हैं। तो VMR स्पीड कितनी आएगी भाई साहब? स्पीड आ जाएगी, इसमें से 5 तो मैं कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बच जाएगा 1 + 4, 5 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा भाई? 1 i कैप और 2 j कैप, तो ये चीज बचेगी और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5√5। तो अब इसको इससे कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू सीधे सीधे 5 पता लग जाएगी और आपका यहां से आंसर आ जाएगा 5। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ा जाए बिना देरी किए, और अब हम एकदम तैयार है विंड प्रॉब्लम्स के लिए। अब देखो यार, विंड प्रॉब्लम्स क्या है? विंड प्रॉब्लम्स अपने आप में कुछ एक नई चीज नहीं है। विंड प्रॉब्लम्स में बस इतनी सी बात है कि यहां पर हवा बह रही होगी। तो आपने कभी देखा है कि तूफान वूफान जब आ रहा होता है, आंधी बांधी चल रही होती है, तो जो बेचारे पंछी होते हैं वो उड़ने की कोशिश करते हैं। तो जैसे पंछी जो है उड़ता हुआ मान लो ऐसा इधर जा रहा है और हवा ऐसे चल रही है, तो वो ऐसा चले जाता है बेचारा, है ना। या फिर जैसे मान लो अगर हवा ऐसी चल रही है, पंछी ऐसा जा रहा है, तो वो बेचारा उड़ ही नहीं पाता, वो एक जगह अटका रह जाता है। कई बार देखना, कभी बहुत तेज आंधी तूफान आए और बाय चांस कभी पंछी अगर तुम्हें उड़ते हुए दिख जाए, है ना, क्योंकि एकदम से मौसम, वैसे तो पंछी भी काफी समझदार होते हैं, पहले से ही वो अपने घोंसलों तक चले जाते हैं अगर मौसम उनको लगता है कि खराब होने वाला है। लेकिन बाय चांस अगर एकदम क्विकली चेंज हो गया है सब कुछ, तो फिर वो बेचारे भी फंस जाते हैं, है ना। तो कुछ वही केस हम यहां देखने वाले हैं कि जिस तरीके से एक स्विमर या एक बोट नदी में होगी तो उसके मोशन को नदी की वेलोसिटी असर डालेगी, उसी प्रकार अगर कोई बर्ड हवा में उड़ रही होगी तो उसके मोशन को वो हवा असर डालेगी अगर चल रही है तो, है ना। तो यहां पर सेम वही केस है, वही रिवर वाला, कुछ नयापन है ही नहीं, यहां कुछ भी नयापन नहीं है। आई बात समझ में? जिस तरीके से रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाती थी किसमें, मैन या बोट की वेलोसिटी में, उसी तरीके से यहां पर उस बर्ड की वेलोसिटी में जो है क्या ऐड हो जाएगा? विंड की वेलोसिटी। जैसे कहने का मतलब, अगर मैं आपसे बहुत ही सिंपल से शब्दों में पूछूं कि मेरे भाई मान लो ये बर्ड जो है इस लाइन के अलोंग जा रही है और विंड जो है, विंड भी ऐसा ही बह रही है, तो विंड कुछ यू से बह रही है, और ये जो हमारी बर्ड थी, ये बर्ड कैसे जा रही है? बर्ड जो है वो कुछ ऐसा जा रही है। ये है बर्ड की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू विंड, या अगर आप ढंग से कहें तो मैं कह देता हूं वेलोसिटी ऑफ बर्ड इन स्टिल एयर, है ना। स्टिल एयर तो बड़ी ही टूटी फूटी इंग्लिश हो जाएगी, लेकिन बात समझ गए ना तुम, कि जब हवा नहीं चल रही है तब बर्ड खुद से जो वेलोसिटी जनरेट कर रही है वो v। अब हवा भी चल रही है तो क्या होगा? वो इधर जाएगी और इधर जाएगी, तो बर्ड की जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो कितनी बनेगी दोस्तों? मैं जानता हूं तुम बिल्कुल एकदम आराम से कह सकते हो कि सर वो v + u आ जाएगा, v में इसका एडिशन हो जाएगा। इसी प्रकार तो सर इसको आप, है ना, वो एक तरीके से डाउनस्ट्रीम हो गया। ऐसे ही सर अब आप एक और केस बोलोगे तो हम बोल देंगे कि भाई वो अपस्ट्रीम है कि नहीं। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल एकदम सही बात आप सोच रहे हैं कि अगर ये यहां पर यू तो था ही, लेकिन अभी मान लो ये बर्ड जो है वो कुछ अपोजिट डायरेक्शन में जाना पसंद कर रही है, या जैसे मान लो इधर से वो इधर आ रही है, कितने से? उसने खुद की जनरेट की हुई वेलोसिटी लगाई जो कि है v। तो इस v को क्या मिलेगा? इस v को एक u भी मिलेगा इस डायरेक्शन में विंड का। अब वो डिपेंड करता है कि कौन बड़ा है, v बड़ा है कि u बड़ा है। v बड़ा है तो बर्ड यहां आ जाएगी, और u बड़ा है तो बर्ड इधर नहीं आ पाएगी, वो विंड के साथ चले जाएगी। और अगर दोनों इक्वल हैं
तो आप समझते ही हो कि क्या होने वाला है, बर्ड एक ही जगह पर टिकी रहेगी। तो कुछ नयापन यहां पर नहीं है। तो ऐसा मत बोलो सर डिटेल में पढ़ाओ, हर चीज बताओ, स्किप मत करो। मैं स्किप नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, वो कंसेप्ट बता रखा है ऑलरेडी इन रिवर। ओके ठीक है। जैसे ये ऐसी बात हो गई कि मैंने कह दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब तुम क्या कह रहे हो सर, मैंने कह दिया यार देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी अब लगा लेना, बस a की जगह x आ गया, b की जगह। तुम बोल रहे हो सर देखो यार पूरा डिटेल में पढ़ाओ प्लीज, वो फॉर्मूला लिखवाओ, है ना। तो समझ रहे हो ना बात, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक सवाल देखते हैं हम, ठीक है, एक सवाल देखते हैं। तो सवाल कुछ इस प्रकार है। सवाल आपको कह रहा है फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बर्ड रिक्वायर्ड टू रीच पॉइंट बी। आराम से इस सवाल को समझो, थोड़ा सा कंसेप्ट में डूबो, तुम्हें अपने आप बातें समझ में आएंगी। बोल रहा है कि बर्ड को ए से, है ना, रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम ए टू बी, है ना, वैसा लिख लेना ए से बी। तो उसको बी पॉइंट पे जाना है। बर्ड अभी कहां है, बर्ड है अभी ए पॉइंट पे, और विंड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। अब यहां जो समझने वाली बात है दोस्तों वो ये है कि इसको अगर ए से बी पहुंचना है तो ऐसी ही कहानी हमने कल देखी है। कल का लेक्चर पढ़ाते वक्त मैंने ये कहानी बताई है आपको, तो इस पे हम थोड़ा सा गौर करेंगे। एक मिनट, इसको थोड़ा सीधा कर ले लाइन को। हाँ। तो मैं क्या कह रहा हूं कि यहां अगर आप देखोगे तो इस बात को समझो कि ये जो विंड है, विंड भाई, विंड जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। अब हम चाहते हैं कि बर्ड जो है ना वो बी पॉइंट तक पहुंचे, मतलब इस लाइन को वो छोड़े नहीं, है ना। अब एक बात समझो, अगर मान लो बर्ड खुद की तरफ से कोई वेलोसिटी नहीं लगाती, बस वो हवा में तैरती रहती है एक जगह पर, तो विंड उसको धक्का लेके कहां ले जाएगी, इधर ले जाएगी। समझते हो क्या बात भाई। बर्ड कई बार ऐसा होता है ना, वो एक ही जगह पर उड़ रही है, एक ही जगह पर। देखा है कई पंछियों को शिकार करते वक्त एक ही जगह पर उड़ते रहते हैं, एक ही जगह पर, ना इधर जाते ना इधर, बस वो एक ही जगह पर तैर रहे हैं बस। तो उस केस में अगर क्या होगा, विंड की वेलोसिटी होगी तो विंड उसको जिस डायरेक्शन में विंड है उस डायरेक्शन में ले जाएगी, क्योंकि वो अपनी तरफ से ना आगे ना पीछे कहीं भी जाने की कोशिश नहीं कर रही है बर्ड, तो विंड जिस डायरेक्शन में होगी उसको ले जाएगी। अच्छा, तो आपको यहां पे से साफ समझ में आता है इधर कि ये 37 डिग्री है, तो 5 cos 37, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट आएगा, तो ये जो कंपोनेंट आएगा ना अपना, कंपोनेंट कितना आएगा भाई साहब, ये आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। और जे वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा कितना, 3 मीटर पर सेकेंड। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हा हा हु ही हमको तो समझ में ही नहीं आया, ये कैसे आपने 4 और 3 लिख दिया, आप डिटेल में नहीं पढ़ाते सर। तो मैं कहूंगा कि बेटा आप जो हो वो सारे लेक्चर अटेंड नहीं करते, है ना, क्योंकि ये कितनी बार हमने बताया है, तो एक बार और सुन लो, ठीक है। तो यहां पर आप ये ध्यान रखें, 3 4 5 का ये होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये एंगल होता है 53 डिग्री, ये होता है 37, और इस एंगल से आप cos 37 sin 37 cos 53 sin 53 सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपके पास है 5, तो 5 cos 37 आ जाएगा अपना 4/5, तो इसलिए आ गया 4। ओके ठीक है सर, समझ में तो नहीं आया, फिर भी हम हाँ बोल देंगे, है ना। चलो, तो बात मैं क्या कह रहा हूं, मजाक कर रहा हूं मैं, समझ में आ जाना चाहिए भाई, ऐसा मत सोचना कि सर ने बोल दिया समझ नहीं आया तो नहीं आना चाहिए, अबे आना चाहिए, ठीक है। तो सुनो अब ध्यान से। तो भाई साहब विंड का काम है इधर भी ले जाना इधर ले जाना। अब हम जानते हैं कि यार इस बर्ड को तो बी पे जाना है, तो विंड जो दिक्कत कर रहा है ना, विंड का ये वाला कंपोनेंट दिक्कत कर रहा है, विंड का ये वाला कंपोनेंट दिक्कत कर रहा है। तो तुम जरा सोचो कि बर्ड ऐसा क्या करे, बर्ड ऐसा क्या करे कि ये 3 जो है ना उड़ जाए, दिखे ही नहीं। मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये तो मेरी मदद कर रहा है, 4 तो कह रहा है हाँ भैया तू जा, तो हम क्या करें, क्या करें। सोचो जरा, 10 सेकंड का पॉज लेके सोचो, वीडियो को पॉज करके। तो मेरे हिसाब से तुमने सोच लिया होगा, तो सीधी सीधी सी बात है, बर्ड जो आएगी यहां पे, क्या पूछा है तुम्हें, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बर्ड। अरे यार, अरे 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 अरे, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, विथ रेस्पेक्ट टू, ना, विथ रेस्पेक्ट टू विंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मामला।
फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बर्ड, ये नहीं दिखा ना इधर से, हाँ सर नहीं दिखा, वो सब गुड़ गोबर हो गया, लिखते हैं अभी लिखते हैं, टेंशन ना ली जाए। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू विंड, रिलेटिव की बात कर रहे हैं ना, विथ रेस्पेक्ट टू विंड, क्यों ये भी समझाता हूं मैं। रिक्वायर टू रीच पॉइंट बी, तो बर्ड की खुद की अपनी वेलोसिटी जो होगी वो होगी विथ रेस्पेक्ट टू विंड, ये मैं पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं रिवर वाले केस में। तो वो कितनी होनी चाहिए, तो बर्ड की विथ रेस्पेक्ट टू विंड जो वेलोसिटी, मतलब जो खुद से उसने जनरेट की है, वो वेलोसिटी होनी चाहिए 3, और वो इस डायरेक्शन में उड़नी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये 3 जो है, ये 3 जो है वो इसको कैंसिल, अंग्रेज, ये 3 जो है वो इसको कैंसिल कर देगा और आपके पास सिर्फ 4 बचेगा, तो बर्ड आराम से 4 पे पहुंच जाएगी। सर लेकिन ये मिनिमम क्यों कही आपने? यार देखो 3 को तो उड़ाना ही उड़ाना है, 3 को तो उड़ाना ही उड़ाना, तुम बोलोगे हाँ 3 को तो उड़ाना है, तो 3 को उड़ा दिया। अब अगर मैं थोड़ी सी और कहीं ज्यादा कम वेलोसिटी रखता हूं, जैसे मान लो बर्ड की वेलोसिटी जो होती है वो 3 इधर भी होती है और 1 होती इधर, तो इसको तो वो कैंसिल कर देता और उस 1 की वजह से ये रिजल्टेंट हो जाता कितना, 5। 3 इधर होती, 2 होती इधर, इधर वो कितनी भी रखे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना सा फर्क पड़ेगा, वो और जल्दी पहुंचेगा। 3 को कैंसिल करना है। अब ये वाले कंपोनेंट को वो कितना भी रखे, 1 2 3 4 5, जितना कम जितना ज्यादा रखेगा उतना ही उसको टाइम ज्यादा या कम लगेगा। तो इस केस में अगर मान लो तुम्हें ये लेंथ भी गिवन होती, मान लो कुछ 20 मीटर की, और तुमसे पूछता कि जब उसकी वो मिनिमम वेलोसिटी है तो उसको टाइम कितना लगेगा बी पॉइंट तक पहुंचने में, तो इस केस में उसको टाइम कितना लगेगा, तो 20 मीटर का डिस्टेंस 4 से इसने जो है ट्रैवल किया, तो 20/4 5 सेकंड इसको लगेंगे। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, है ना? क्लियर है क्या मामला? आई थिंक इट इज क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल यहां पर देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ द बर्ड इन स्टिल एयर इज 8। ओके भाई साहब, इन स्टिल एयर मतलब भाई विथ रेस्पेक्ट टू विंड इज 8। फाइंड द डायरेक्शन इन विच इट विल फ्लाई टू रीच पॉइंट बी। ओहो, तो विंड की डायरेक्शन आपको दे रखी है कितनी, इस लाइन के परपेंडिकुलर। अब ऐसा मत बोला सर कौन सी हवा ऐसी ऊपर चलती है, अब है वो ये टॉप व्यू है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है पूरा। तो बर्ड को जाना है ए से बी, लेकिन विंड जो है वो, अब इस बार तो विंड भाई साहब इसको सपोर्ट ही नहीं कर रही। विंड कह रही है भैया हम सपोर्ट नहीं कर रहे, हम तो आपको है ना पूरा इस पाथ से डिविएट करने में लगे हुए हैं। ठीक है साहब, करो करो डिविएट। लेकिन बर्ड कह रही है कि भाई मेरे पास भी पंख है और मेरे पंखों की उड़ान अभी तूने देखी नहीं है, देख विंड तेरे को दिखाती हूं मैं मेरे पंखों की उड़ान। तो बर्ड क्या कहेगी, बर्ड कहेगी कि ये ले मैं ऐसे उड़ी, मैंने कोशिश करी ऐसे, और जैसे ही वो बर्ड ऐसे कोशिश करती है तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर ये एंगल कुछ इस तरीके का हो जाए, तुम समझ गए होंगे ऑलरेडी कि ये एंगल कुछ इस तरीके का हो जाए कि ये इस वाला जो कंपोनेंट आएगा ना, बर्ड का एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक आएगा इधर, तो कौन सा वाला कंपोनेंट, ये वाले कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, तो ये एंगल कुछ इस टाइप का हो जाए कि ये 8 cos 8 sin, भाई एक आएगा 8 sin थीटा और एक आएगा 8 cos थीटा, आएगा कि नहीं आएगा? अब मैं कह रहा हूं भाई साहब मुझे है ना इधर ही जाना है, मुझे इससे इधर उधर नहीं जाना, तो इस 5 को क्या करवा दो भाई साहब, 5 को इससे कैंसिल करवा दो। तो ऐसा कब होगा, ऐसा होगा, अब क्या ये वो शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस नहीं है कि अरे वही है मेरे भाई, कुछ नयापन नहीं है, ये वही चीज है, ये वही चीज है, बस काम खत्म, ये एंगल हो जाएगा, इतने एंगल से उसको उड़ना चाहिए, इतने एंगल से उसको उड़ना चाहिए। अच्छा आप तुमसे पूछ ले कि ये वेलोसिटी ऑफ बर्ड होगी क्या इस केस में, तो भाई साहब वेलोसिटी ऑफ बर्ड जो फिर इस केस में होगी, ये दोनों तो कैंसिल हो चुके हैं, बचा कौन, सिर्फ 8 cos थीटा, तो आएगी 8 cos थीटा। और जी हां 8 cos थीटा को तुम बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हो, कैसे कि
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा जो है तुम्हारे पास वो है 5/8, तो उसका स्क्वायर। उम्मीद है बात समझे होंगे। वी भी निकल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बर्ड। सर डायरेक्ट भी तो निकाल सकते थे, जैसा आपने रिवर में बताया। क्यों नहीं निकाल सकते थे भाई? बिल्कुल निकाल सकते थे। कैसे नहीं? इधर तो निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? तो इसको समझो पहले बात को, कि डायरेक्ट कैसे निकाल सकता था मैं। डायरेक्ट मैं निकाल सकता था कि अगर ये मैं देखता हूं, तो मैंने क्या कहा भाई साहब? मैंने यहां पे कहा कि, सुनना बात को एकदम ध्यान से, मैंने यहां पे कहा कि अगर ये बर्ड कुछ ऐसा जा रही है और इसके वेलोसिटी में विंड का भी एक वेलोसिटी जो है वो ऐड हो रहा है, और इस बर्ड को इधर जाना है, तो ये ऐसी वेलोसिटी अपनी रखे कि विंड की वेलोसिटी ऐड होने पर भी बर्ड की जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसमें विंड की वेलोसिटी ऐड होने पर भी रिजल्टेंट जो है वो कैसा आ जाए, वो ऐसा ही आ जाए। तो बर्ड ने कोशिश करी इस डायरेक्शन में जाने की, विंड उसमें ऐड हुई और रिजल्टेंट इधर आ गया। आप बताओ ये रिजल्टेंट कितना होगा? भाई साहब ये रिजल्टेंट एकदम आसान है। ये कितना था आपके पास? 8, ये कितना है? 5, तो साफ साफ दिखता है रूट ऑफ 8 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर जो इधर से निकल के आएगा। अब ये टाइम डिस्टेंस विस्टेंस दे रखी, तो टाइम वाइम भी आराम से निकल जाएगा। अब ऐसा मत बोलना सर स्किप कर दिया, स्किप कर दिया। भाई स्किप नहीं किया। मान लो कुछ भी ले लो तुम डिस्टेंस, मैं कह रहा हूं 40 मीटर तुमसे पूछे टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इज डिस्टेंस जो कि है 40। भाई इस डायरेक्शन में जाने के लिए तो यही कंपोनेंट यूज करूंगा, तो 40/8 cos थीटा, या तुम कह सकते हो √8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। जो भी आए सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल लेना। आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा सर जरूरी थोड़ी ना विंड कुछ ऐसे जा रही हो, कुछ अलग भी तो हो सकता है। अलग हो सकता है, चलो तो मैं तुमको होमवर्क देता हूँ वो अलग, है ना। सर ये तो गलत बात है सर, होमवर्क। हाँ 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 बिल्कुल, सोचो, सोचना सोचना भाई सोचना। अभी कुछ ऐसे कुछ मतलब कुछ भी इसमें ऐसा अजीब नहीं है, एकदम सिंपल है। मैं तुमको क्या बोल रहा हूं वो सुनो। तुम्हें कहा गया है कि भाई वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू विंड, मतलब बर्ड के खुद के इफर्ट से जो जनरेट हो सकता है, वो है, मान लो अपने पास कितना, कुछ 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 कितना बोलूं भाई, कितना बोलूं। ये हम बोल देते हैं 4√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 4√2 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ विंड जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। ये ए है, ये बी है। बर्ड को ए से बी पहुंचना है। कहां पहुंचना है? ए से बी पहुंचना है। और क्या दिया गया है? और ये दिया गया है कि जो विंड है, विंड कुछ ऐसा बह रही है ना, ये विंड की डायरेक्शन है, और कितने एंगल से बह रही है वो बह रही है 53 डिग्री से। अब आपको निकालना क्या है? ये आपका होमवर्क है। आपको यहां पे निकालना है फाइंड पहला angle in which bird should fly, angle in which bird should fly to reach point B, and also find velocity of bird and time for the above case. उम्मीद है बात समझ में आई होगी। हाँ, तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी कि क्या क्या निकालना है तुम्हें। वेलोसिटी ऑफ विंड दी रखी है, तुम्हें बताना कि बर्ड पहले तो किस एंगल में उड़े जिससे कि वो बी तक पहुंच पाए, और उस पर्टिकुलर केस के लिए वेलोसिटी ऑफ बर्ड होगी कितनी। तुम बोलोगे सर ये अरे ये तो विथ रेस्पेक्ट टू विंड है, जो खुद से जनरेट करेगी वो है। एयर की ऐड होने के बाद कितनी बचेगी, एंड टाइम फॉर द अबो केस, कि यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं कहता हूं 100 मीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व जरूर करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या इसका आंसर होगा। आगे अभी हम बढ़ते हैं।
और एक सवाल करते हैं, फिर हम बढ़ेंगे रेन प्रॉब्लम्स की ओर। टाइम कितना है? ओके है टाइम। तो एक सवाल और करते हैं, फिर हम बढ़ेंगे किसकी ओर? रेन प्रॉब्लम्स की ओर। अब सुन लो ये सवाल। ये सवाल में कुछ नयापन नहीं है। यहां मैंने कहा एक स्क्वायर है। क्या है? एक स्क्वायर। और एक बर्ड स्टार्ट होती है ए पॉइंट से। विंड जो है, विंड की जो डायरेक्शन है वो है ये। विंड ऐसा बह रही है और ये जो है लेंथ है इस स्क्वायर पाथ की। इस स्क्वायर पाथ में इस बर्ड को एक चक्कर पूरा काटना है। मतलब उसको पहले ए से बी जाना है, फिर बी से सी जाना है, सी से डी जाना है और डी से ए वापस आना है। और आपको क्या दिया गया है? ये सब कुछ गिवन है, ये गिवन डेटा है। और आपको दिया गया है कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू विंड, ये जो है वो है u, सॉरी ये है v। और क्या गिवन है? और ये गिवन है कि v इज ग्रेटर देन u। ये भी आपको गिवन है, v इज ग्रेटर देन u। तो अब आपको बताना है कि a से b गई, b से c गई, c से d गई, d से a गई। तो ये भी बहुत एक बेसिक क्वेश्चन है, कहीं भी पढ़ोगे वो तुमको करवाएंगे। ये सवाल बहुत ही बेसिक सवाल है, आईआईटी की प्रिपरेशन कहीं भी करोगे वो ये सवाल करवाएंगे। ऐसा मत सोचना कि ये सवाल कोई मैं ही लाके पटक रहा हूं तुम्हारे सामने। जहां जाओगे इसको पाओगे, है ना। तो बात यहां पर क्या है? बात यहां पर यह है कि आपको इधर निकालना है कि कितना टाइम इसे लगेगा। अब टोटल टाइम आपको फाइंड करना है, टोटल टाइम राउंड द लूप, है ना। मतलब इसको शॉर्ट में लिख दिया मैंने, बात तुम समझ गए होंगे। ये आपको फाइंड करना है। क्या है इसका मतलब वो मैं बता चुका हूं। आराम से वीडियो को पॉज करो और फाइंड करो। तो मैं बता देता हूं अब इसको। तो भाई साहब सिंपल सी बात है, ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा? तो ये तो डाउन स्ट्रीम है साहब। और चाहिए स्क्वायर पाथ था, ध्यान रखना स्क्वायर पाथ है। तो डिस्टेंस और इसकी स्पीड हो जाएगी, तो ये इधर ही जाएगा। ये क्यों? आज किसी एंगल पे जाएगा। ये विंड जो है इसको डिविएट करने की कोशिश कर ही नहीं रही, तो ये क्यों किसी एंगल पे जाएगा? ये तो इधर ही जाएगा v और ये u, तो ये आ जाएगा u प्लस v, है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। अच्छा, फिर जब इधर जाएगा b से a, तो b से a वाले केस में क्या होगा इसको समझो। अरे यार b से c, सॉरी b से c क्या होगा? b से c की जब आप बात करेंगे तो क्या होगा? तो भाई साहब इस बार जो है ना इसको कुछ ऐसा जाना पड़ेगा। वेलोसिटी ये अपनी ऐसे रखेगा, उसमें जो है इसको ऐड होगा कौन? ओहो ओहो, देखो कर दी ना गड़बड़ी। वेलोसिटी ये अपनी ऐसे रखेगा और इसमें ऐड होगा कौन? विंड का, विंड की वेलोसिटी, जिससे कि रिजल्टेंट जो है वो कुछ ऐसा आ सके अलोंग दिस पाथ, क्योंकि रिजल्टेंट इधर आना चाहिए। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ बर्ड जो आएगी वो आ जाएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर का रूट। कुछ नयापन नहीं है। अच्छा ठीक है सर, तो लिख दें क्या फिर? हाँ लिख दो सर, डिस्टेंस उतनी ही और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। सर ऐसा अलग अलग क्यों कर रहे हो? एक लाइन में पटक देते। हाँ भाई पटकता, लेकिन मैं अभी अलग अलग समझा देता हूं तुम्हें। बाकी मैं तो एक लाइन में उठा के पटकता है इस पूरी चीज को। तो सी से डी क्या करें? अब सी से डी सर इसमें तो हमको पता ही है यार। देखो वो अपस्ट्रीम जा रहा है तो वो क्या करेगा ना, वो सारी वेलोसिटी इधर लगा देगा, तो ये v माइनस यू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा v माइनस यू? क्योंकि वो इधर जाना चाहता है और विंड उसको इधर लेके जाना चाहती है। तो v माइनस यू उसने ऐसे लगा दिया, यहां पहुंच जाएगा। कितना टाइम लगाएगा मेरे भाई? वो लगाएगा l बाय v माइनस यू। अच्छा सर, और यहां आते वक्त, यहां आते वक्त तो यार यहां आते वक्त तो अपनी स्पीड कुछ ऐसा रखेगा, विंड उसको कुछ ऐसा ऐड करेगी और रिजल्टेंट जो आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। मतलब यहां पर भी वो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ही आएगा। तो बस ये ऐसा लिख दो कि ये वाला जो टाइम आएगा d से a वो सेम। अब ये सारे, ये दोनों सेम है ना, तो इसको ऐड करो, इसको 2 बार ऐड करो, इसको ऐड करो, चारों को ऐड करो, खत्म। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से क्या बता सकते हैं? बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं यहां पर कहां गए हम? हाँ, टाइम बता सकते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं रेन प्रॉब्लम की। मैं एक बात यह बताना चाह रहा था कि ये जो होमवर्क मैंने आपको दिया है, इस होमवर्क क्वेश्चन में भी
ये ऐसा कुछ जा रहा है ना, तो रिजल्टेंट आपका इस डायरेक्शन में आना चाहिए। तो वो डायरेक्ट मत निकालने की कोशिश करना यहां पर, क्योंकि ये राइट एंगल पे नहीं है। पिछले वाले सवाल में डायरेक्ट इसलिए निकालना आसान था क्योंकि ये एंगल राइट एंगल पे था, इस पाथ के राइट एंगल पे, तो मुझे कोई लफड़ा नहीं था, ये दो एंगल मुझे पता थे। यहां पे अगर तुम डायरेक्टली वैसा देखना चाहोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो कंपोनेंट लेके ही बात करना। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक, एक मिनट। हाँ, तो ये अपने जो है विंड प्रॉब्लम्स खत्म हुए। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? अब हम बात करने जा रहे हैं अपने रेन प्रॉब्लम्स की। रेन प्रॉब्लम्स, चलो देखते हैं क्या है। रेन प्रॉब्लम, तो नॉर्मली अगर बात की जाए तो रेन कैसे गिरती है भाई? तो नॉर्मली अगर हम बात करी जाए तो रेन कुछ ऐसा गिर रही होगी। ये सबसे इजी टॉपिक है, इसमें कुछ खास नहीं है ना, कुछ खास नहीं है इसमें। आईआईटी पता नहीं सवाल पूछता भी नहीं है इस पे आजकल तो, लेकिन फिर भी कंसेप्ट तो आपको पता होना चाहिए। तो यहां हमने क्या कहा कि वेलोसिटी ऑफ रेन। अच्छा, एक और खास बात बताऊं, आईआईटी जो है ना आजकल, ये जो स्टार्टिंग के चैप्टर जिसमें बेचारे लोग पूरा 11th निकाल देते हैं, है ना, मैं जानता हूं अभी भी तुम लोग किसमें फंसे हुए होंगे, ज्यादा से ज्यादा कोई एनएलएम पहुंचा होगा, है ना। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो बोलते होंगे अरे सर एनएलएम तक ही है, बस एनएलएम ही पढ़ रहे हैं। इवन 11th खत्म होते होते कई बच्चे जो है ना एनएलएम तक ही पढ़े रहते हैं, बस एनएलएम और कुछ हिम्मत करके वर्क पावर एनर्जी पहुंच जाते हैं। ठीक है, मतलब ज्यादातर बच्चों की बात बता रहा हूं। और उसमें भी लगभग आधी जनता ऐसी होती है, जो बच्चे ऐसा प्रयास कर रहे हैं उसमें आधी जनता ऐसी होती है जो कि सिर्फ रेक्टिलिनियर, प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव इन्हीं में फंसी रहती है, इन्हीं में ही फंसी रहती है, और उनको लगता है इसी को मैं इंप्रूव कर लूं, इसी को मैं इंप्रूव कर लूं। और आईआईटी जो है ना वो पता नहीं कितने कदम आगे है, वो आजकल इनसे इतने सवाल पूछता ही नहीं है ना। अब कोई बंदा रेन प्रॉब्लम, अब ऐसा नहीं इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझोगे तो ये आगे तक यूज होगा। रिलेटिव का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि वो यहां सिर्फ रेन पे ही अप्लाई हो रहा है, वो हर जगह अप्लाई होगा, तो सीखना जरूरी है ना। चलिए, तो खैर यहां आते हैं हम। तो आपको क्या दिया गया कि मान लो रेन कुछ ऐसा गिर रही है, एक बंदा यहां पे मस्त खड़ा है इधर ऐसे, तो इसने कहा यार मैं भीग रहा हूं तो छाता वाता ले लेते हैं, तो भाई इसको छाता दिला दिया हमने, भाई छाता ले ले। तो ये छाता लेके खड़ा है बारिश से बचने के लिए, और बारिश से बच रहा है ना। ये नाला नहीं है भाई, ये रेन है ना, पता लगेगा सर तो नाले के नीचे खड़ा है, पानी तो यहीं यहीं दिख रहा है भाई, रेन है ये, तो ऐसा वो बच जाएगा। अब इससे पूछे कोई इस बंदे से कि बता भाई, बता कि रेन की वेलोसिटी कितनी है, तो ये कहेगा अरे यार वी आर से गिर रही है रेन, तो वी आर ही होगी। लेकिन अब अगर तुमसे एक डिफरेंट सिचुएशन की बात की जाए और तुमसे कहा जाए कि यार इस बंदे को अब हमने भगा दिया, हमने कहा है कि यार तू भाग भाई भाग, ठीक है भाग, इसको जो है हमने भगा दिया इसको क्या बोला कि भाग तू, तो भाई साहब ये भागने लगा एकदम फॉर्म में, और ये भागने लगा, कितने से भागने लगा, ये भागने लगा अपने पास vm जो था, ये इसकी वेलोसिटी vm है ना। अब ऐसा मत सोचो ना जैसे सर रिवर की जो वेलोसिटी अफेक्ट करती थी हमारी वेलोसिटी को, बर्ड की वेलोसिटी को जो है विंड अफेक्ट करती थी, तो इसकी वेलोसिटी को रेन अरे नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि तुम बरसात आई तो क्या मतलब बरसात के साथ तुम भी जमीन में धंस गए, ऊपर से बरसात गिर रही थी तुम तो खड़े थे, लेकिन बरसात की वजह से तुम जमीन में धंस गए। मतलब ऐसा नहीं है ना कि बरसात तुम्हारी वेलोसिटी पे कोई असर डालेगी, वो हम नहीं मान के चल रहे हैं ना। हाँ वो अलग बात है, बहुत तेज आ जाए तो बहाव आके ले जाएगी तुमको, लेकिन अभी हम वो चीज मान के नहीं चल रहे हैं। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी को मैंने कह दिया कुछ है वो v, और इसको कह दिया u। अब इन भाई साहब से पूछा कि भाई बता दे रहे हो क्या दिख रहा है, ये कहेगा अरे बरसात हो रही है साहब, एकदम चकाचक हो रही है। हाँ, लेकिन जब ये चकाचक बरसात हो रही है ना साहब, तो मैं तो भाग रहा हूं। हमने कहा हाँ भाई सही बात है, तू भाग रहा है। अब मैं भाग रहा हूं तो मेरा काम क्या है, मेरा काम तो यह है कि जिसको भी मैं देखूंगा उसमें मैं अपनी वेलोसिटी को अपोजिट करके ऐड करूंगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो जो रेन ड्रॉप होगी, तो इस बात को समझना आप लोग कि ये रेन ड्रॉप में क्या करेगा, ये रेन ड्रॉप में रेन ड्रॉप की वेलोसिटी तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन ये साथ ही साथ अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, इधर जा रहा था तो इधर भी ऐड कर देगा। अब प्लीज ऐसा मत बोलना सर -v क्यों नहीं लिखा,
बात तुम्हारी सही है, अगर ये भी है तो ये माइनस भी है, लेकिन मेरे भाई माइनस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, तो मैंने डायरेक्शन लिखा दी ना यहां पर, है ना। और अब बताओ कि इस रेन ड्रॉप के पास कितने कंपोनेंट्स इसको दिख रहे हैं, एक तो उसका खुद का और एक इसका उल्टा हुआ कंपोनेंट। तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि भाई मेरे हिसाब से तो ये जो है रेन जो है वो कुछ ऐसे गिर रही है। यहां पर भी कोई भी एक नया फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, कोई भी नया फॉर्मूला नहीं है, बस आप ये ध्यान रखो कि इसको रेन ऐसे आते हुए दिख रही है। और ये सिर्फ एक ड्रॉप के साथ नहीं हो रहा है, ये हर ड्रॉप के साथ कर रहा है ऐसा, ये पूरी दुनिया के साथ ऐसा कर रहा है कि अपनी वेलोसिटी को वो ऐड कर रहा है, ठीक है। तो इसको रेन जो है वो ऐसे आते हुए गिर रही, मतलब ऐसे गिरते हुए दिख रही होगी। तो ये अगर छाता पकड़ेगा तो छाता को ऐसे ही पकड़ेगा बचने के लिए। अब यहां पर क्या क्या पूछेगा, देखो यहां कुछ रटना नहीं है मेरे भाई, प्लीज मत रटना, प्लीज प्लीज, ठीक है। ये एंगल है आपका वर्टिकल से, ये एंगल है आपका हॉरिजॉन्टल से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन कितना है, तो भाई वेक्टोरियली तो हम यही कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वी आर माइनस वी एम, या फिर वी आर माइनस का वी एम प्लस में, ऐसा करके, है कि नहीं, कि रेन की वेलोसिटी में मैन ने अपने वेलोसिटी को अपोजिट करके ऐड कर दिया। हाँ, इस केस के लिए अगर आप निकालना पसंद करते हैं तो फॉर दिस केस द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, अब मैं लिखूंगा नहीं है क्या है, ये पहले से बता रखा है आपको, ये आ जाएगा रूट ऑफ वी आर स्क्वायर एंड वी एन स्क्वायर। कोई आपसे पूछे भैया tan थीटा बताओ हॉरिजॉन्टल से, तो tan थीटा हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है u जो कि है वी आर और बेस कितना है वी एम। tan थीटा वर्टिकल, तो tan थीटा वर्टिकल ये वाला अपॉन ये वाला, तो ये कितना है, ये है वी एम और ये वी आर। कुछ नया फॉर्मूला याद नहीं करना, जो दिख रहा है वही मैं बोल रहा हूं बस, क्यों याद करते हो कुछ नया, सच्ची में सर, अरे बिल्कुल मेरे भाई एकदम सच्ची में, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए सर, समझ गए। तो एक सवाल कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई रेन जो है वो गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, कितने एंगल से, सॉरी कितने स्पीड से वो गिर रही है, 3 मीटर पर सेकंड से। और मैंने कहा कि यहां पर एक बंदा है जो भागता है, वो कितने से भागता है, वो भाई भागता है अपने पास कुछ 4 मीटर पर सेकंड से। अब आपसे पूछा कि भाई बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, वेक्टर फॉर्म में या मैग्नीट्यूड वाइज, या इसके या फिर डायरेक्शन भी बता दो अलग से, एंगल कितना होगा, ओके, और एंगल भी बता दो, एंगल मेड बाय द रेन ड्रॉप्स, या ऐसा भी पूछ सकता है डायरेक्शन इन विच ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। अब एक चीज बताओ, क्या यहां पर कुछ खास है इस सवाल में, बिल्कुल भी नहीं, इस सवाल में कुछ भी खास नहीं है। आपको सीधे सीधे क्या कहा गया है कि भाई रेन ऐसे गिर रही है तो आप रेन की वेलोसिटी बनाओ पहले, तो भाई ये रेन की वेलोसिटी बना दी ऐसे, और मैन जा रहा है इधर, तो इस मैन की वेलोसिटी पकड़ा दो उसको, ये मैन की वेलोसिटी पकड़ा दी आपने 4। और अब क्या होगा, अब जो है रिजल्टेंट निकाल लो, तो रिजल्टेंट आ जाएगा 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। किस डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला होल्ड करना है, हॉरिजॉन्टल से अगर देखोगे तो tan थीटा h इज एक्चुअली 3/4, इसका मतलब थीटा h जो आ जाएगा वो आ जाएगा 37 डिग्री, तो 37 डिग्री पे वो होल्ड करेगा अम्ब्रेला को, खत्म, कुछ नहीं है इस सवाल में। ठीक है यार, इस सवाल मैंने थोड़े से लगता है उलट पलट हो गए हैं शायद, कोई बात नहीं, इसको नीचे ले जाते हैं।
ठीक है, अब एक और सवाल देखते हैं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा अभी कि अब रेन, जो सीधे सवाल पे ही आ रहा हूं मैं, अब रेन जो है वो कुछ किसी एंगल पे गिर रही है। अब जरूरी तो है नहीं कि रेन जो है वो हमेशा वर्टिकल गिरेगी। अच्छा, ये जो चीज है वो क्या हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किए? क्यों नहीं किए? हम जब गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है कि रेन गिर रही है, लेकिन हम जब गाड़ी चला रहे तो हमको ऐसे गिरती हुई दिखती है। कभी भी बस में, ट्रेन में, बाइक पे कैसे भी मूव कर रहे हो तो तुमने ये चीज देखी होगी। और कई बार तुम देखते हो कि यार जब तुम खड़े हो तब भी रेन कुछ ऐसे गिर रही है किसी एंगल पे। क्यों? हवा हवा चल रही है उसकी वजह से। तो अगर रेन ऑलरेडी कुछ ऐसे एंगल पे गिर रही है, मान लो ये आपको दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड, ध्यान से सुनना अब एक एक चीज को। और ये जो एंगल है वर्टिकल से, ये वाला एंगल आपको दिया गया है कुछ, इसको ले लेते हैं हम 53, ठीक है। तो एक बंदा है यहां पर जो भाग रहा है, कितने से भाग रहा है? वीएम से। तो आपको अलग अलग केस दिए हुए हैं। पहला केस, जब वीएम की वेलोसिटी जो है वो है 1 मीटर पर सेकेंड। दूसरा केस, जब वीएम की वेलोसिटी जो है वो है आपकी 4 मीटर पर सेकेंड। तीसरा केस, ये वाह, तीसरा केस, जब वीएम जो आपका है वो है आपका -8 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो उल्टा भागने लग गया। अभी वो ऐसे भाग रहा था, बाद में -8, मतलब वो ऐसा भाग रहा है, ठीक है। या नहीं, ऐसा उल्टा, चलो इसको उल्टा नहीं, ऐसा ही लेते हैं, 8 बढ़ाते जाते हुए उसने 8 कर दी, सीधे ही भगवाते हैं इसको। तो इन तीनों केसेस के लिए आपको क्या बताना है? इन तीनों केसेस के लिए वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन कितना होगा। मतलब आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल दीजिए। अब सुनो, ये एकदम फर्जी कहानी है, इसमें कुछ नया पुराना, मतलब कुछ ऐसा नया नहीं है, सब कुछ पुराना ही पुराना है यार। ये बात हम काफी पहले से करते हुए आ चुके हैं कि जब भी हमारे पास वेक्टर्स को ऐड करना और वो 2D में है तो कंपोनेंट्स ले लेंगे। तो सबसे पहले रेन के कंपोनेंट्स ले लिए जाए। सबसे पहले क्या किया जाए? रेन के कंपोनेंट्स ले लिए जाए। तो साहब ये कंपोनेंट ले लिया हमने रेन के, तो रेन का एक कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट, तो 5 cos 53, ये आ जाएगा अपना कितना? ये आ जाएगा 3। 5 cos 37, सॉरी 53 आ जाएगा 3, और 5 sin 37, अरे 37 क्यों बोल रहा हूं यार मैं, 53 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 4। तो रेन के ये दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे आपके पास, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो ये रेन का कौन सा कंपोनेंट है? ये है y कंपोनेंट और ये है x कंपोनेंट। सर कोई फॉर्मूला तो बताओ। क्यों बताऊं कोई फॉर्मूला? क्यों रटवाऊं तुमको मैं चीज, जब तुम कंसेप्ट से सीधे इसको समझ सकते हो? कुछ रटने जैसा है ही नहीं यहाँ, है ना। और कोई फॉर्मूला है भी नहीं, सच में बात ये है। अब तुम रट के बैठ जाओ वो अलग बात। अब हम कह रहे हैं कि भैया ये बंदा भागा। अब ये बंदा जब भागा और आपको रेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो मैन का काम क्या है? मैन का काम सीधा सा ये है कि वो अपने कंपोनेंट को उल्टा करके, इधर था तो इधर करके ऐड करवाएगा। तो लो साहब उल्टा ऐड करवा दिया। -vm क्यों नहीं लगाया वो तुम्हें पता है। अब जब मैं पहले केस की बात करता हूं तो सुनना गौर से क्या हो। पहले केस की जब मैं बात करता हूं तो ये है आपका 4, ये है आपका 3, और ये नन्ना मुन्ना चिन्ना पुन्ना सा है आपका 1 मीटर पर सेकेंड। 1 से भागा हो। अब बताओ रिजल्टेंट निकालने में क्या तुम्हें कोई बहुत ही हाई फाई कंसेप्ट या एकदम अलग से कुछ सोचना पड़ेगा कि अरे नहीं 4 और 1 कितना होगा मेरे भाई? वो 3 ही तो होगा। तो ये 3 आ गया इधर और 3 आ गया इधर। तो इस बंदे को, इस मैन को 3 और 3 दिखेगा। तो इस मैन को जो रिजल्टेंट दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, रेन ऐसे गिरते हुए दिखेगी। और इस रेन की जो वेलोसिटी होगी विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये होगी 3√2, और ये एंगल होगा कितना? 45।
कंपोनेंट सेम है, इसलिए कुछ नयापन नहीं है यहां पर। आगे बढ़ते हैं फटाफट से और बात करते हैं सेकंड केस की। क्लियर? अब सुनो सेकंड केस में क्या हो रहा है। सेकंड केस में ये तो भाई साहब 4 ही है और ये अभी भी जो है 3 है। और अब मैं क्या कहता हूं कि भाई ये भी 4 से भागा, 4 से भागा, इसका मतलब ये भी 4 और ये 4, तो ये तो हो जाएगा क्या, कैंसल। और कैंसल जैसे ही हुआ तो आपको क्या दिखेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 दिखेगा। और यही रेन की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मैन, मतलब इसको रेन वर्टिकल गिरते हुए दिखेगी। सर ये ऐसा कैसे हो रहा है, इसको थोड़ा सा क्या आप समझाएंगे? बिल्कुल हम समझाएंगे, टेंशन ना। देखो कोई भी चीज वर्टिकल गिरते हुए मुझे कब दिखती है, मैं दिख रहा हूं इसमें, हाँ अभी दिख रहा हूं। कोई भी चीज, ये पेन है, ये वर्टिकल गिरते हुए कब दिखता है, जब ये ऐसे गिर रहा है, वर्टिकल गिर गया, ठीक है। अच्छा अब मान लो ये रेन ड्रॉप थी, ये रेन ड्रॉप थी, इसका एक कंपोनेंट है इधर और एक कंपोनेंट है इधर, इसलिए ये ऐसे गिर रही थी कुछ, किस एंगल से, 53 डिग्री के एंगल से, ठीक है। अब बात को समझना थोड़ा कि रेन ड्रॉप जो गिर रही है तो कैसे गिर रही है वो। मैंने कहा कि भाई साहब मैं खुद 4 से चलने लग गया, मैं कितने से चलने लग गया, मैं 4 से चलने लग गया, ठीक है। मैं 4 से चलने लगा और रेन ड्रॉप अभी भी गिर रही है, तो ध्यान से देखना, अभी मैं 4 से चल रहा हूं और रेन ड्रॉप गिर रही है। तो रेन ड्रॉप को अगर तुमने देखा तो ये यहां से यहां आ गई, यहां थी और यहां आ गई, लेकिन जब मैं देख रहा हूं तो मुझे तो क्या दिख रहा है, यार ये तो नीचे गिर रही है, अबे ये तो नीचे जा रही है, मुझे तो यही दिख रहा है। यार मैंने कहा ये रही रेन ड्रॉप, और मैं इस रेन ड्रॉप को देखता हूं तो यार रेन ड्रॉप तो नीचे जा रही है। तुम कह रहे हो सर पागल हो गए हो क्या, नीचे कहां जा रही है, ये तो आगे भी आ रही है, आप वहां से स्टार्ट हुए थे, आप यहां आ गए। तो मैंने कहा यार मैं स्टार्ट हुआ था तो मैं थोड़ी ना मेरी वेलोसिटी को देखूंगा, मुझे तो जो दिख रहा है वो मैं देखूंगा। मेरे को तो ये रेन ड्रॉप देखो ऐसा नीचे गिरती हुई दिख रही है, मुझे तो नीचे गिरती हुई दिख रही है भाई, मेरे रेस्पेक्ट में तो क्यों गिरती हुई दिख रही है। अब समझो, आप जिस कंपोनेंट को देख नहीं पा रहे, इसका मतलब वो इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि उस कंपोनेंट को आप खा गए। अरे सर खा गए मतलब क्या भूखे थे क्या, खा गए से मतलब अगर किसी चीज की वेलोसिटी और आपकी वेलोसिटी सेम होती है तो रिलेटिव क्या हो जाता है, 0। तो आप रेन का ये कंपोनेंट कब नहीं देख पा रहे हो, आप अगर चलते हुए भी रेन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं देख पा रहे हो तो उसका एकमात्र मतलब ये हो सकता है कि दोनों की हॉरिजॉन्टल सेम हो गए। अब ये ध्यान से समझना मेरे भाई, मैं जा रहा हूं इस डायरेक्शन में, वो मैं एड अपोजिट करता हूं रिलेटिव देखते वक्त, लेकिन मैं जा तो इस डायरेक्शन में रहा हूं ना। तो अगर मैं कहता हूं, मान लो मैं तुमको सीधे बोल दूं कि यार मैं तो चल रहा हूं लेकिन मेरे को रेन है ना वर्टिकली डाउन गिरते हुए दिख रही है, ध्यान से सुनना कि यार मैं तो चल रहा हूं लेकिन मुझे रेन वर्टिकली डाउन गिरते हुए दिख रही है, तो सीधी सी बात तुम्हें समझने चाहिए कि तुम्हारे चलने पर भी अगर तुम्हें रेन नीचे ही गिरते हुए दिख रही है, इसका मतलब रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तुम्हारे वेलोसिटी के इक्वल है, तुम्हारे वेलोसिटी के इक्वल है, तभी वो तुम देख नहीं पा रहे हो। तो ये बात मेरे हिसाब से समझ में आई होगी, वर्टिकली इसको गिरते हुए दिखेगी। और तीसरे केस में क्या कमाल होगा, तीसरे केस में भाई साहब आप अगर समझ पा रहे हो तो ये आपका 4 और ये आपका 3, सॉरी आपका नहीं रेन का, और आपका ये रहा 8। ओ भाई साहब इस बार क्या हुआ, इस बार आपने 8 करते ही रिजल्टेंट जो हो गया वो कितना हो गया, ये एकदम फर्जी वाली चीज है, तुम स्कूल में भी पढ़ोगे यही सिखाएंगे, इसमें कुछ नयापन नहीं है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा टफनेस वफनेस नहीं डाल सकते। तो यहां पर, अरे यार यहां पर ये आ जाएगा 4 इस तरफ और 3 इस तरफ, 8 और 4 रिजल्टेंट 4 बनेगा, तो रेन ऐसे गिरते हुए दिखेगी। तो VRM अभी भी कितना आएगा, VRM 5 ही आ जाएगा, VR भी 5 था और रिलेटिव भी 5 आ गया, क्या दिक्कत है इसमें, कोई तकलीफ है क्या। अरे सर ऐसे कैसे, एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर ऐड होने के बाद भी रिजल्टेंट सेम ही आ रहा है, क्यों नहीं आ सकता, किसने मना किया, आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं होते क्या, 2 साइड सेम नहीं होती क्या, तो एक साइड जो सेम है वो रिजल्टेंट हो गई, दूसरा वेक्टर हो गया, बताओ। इवन ऐसा भी हो सकता है कि 2 वेक्टर ऐड होके जो रिजल्टेंट है वो दोनों के इक्वल आ जाए, इक्विलेटरल ट्राइंगल।
तो बात यहां पर हमको कुछ ये समझ में आई कि इस केस में जब वो बंदा रुका हुआ था तो उसको 53 डिग्री से दिख रहा था, है ना, 53 से दिख रहा था उसको जब वो रुका हुआ था। जैसे ही वो थोड़ा सा चला तो 53 से कम हो गया, वो एंगल 45 हो गया, झुका रेन। 45 से कम हो गया, ये एंगल अभी 0 हो गया, और यहां पर तो ये -53 चले गया पीछे की तरफ 53। तो सिंपल सी बात है यार, अगर तुम इस कंपोनेंट को बढ़ाओगे तो आपका एक्स कंपोनेंट बदलेगा, एक्स कंपोनेंट बदलेगा तो एंगल बदलेगा, और एंगल बदलते बदलते कुछ भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है। अब एक चीज बताऊं, तरीके से बात बोलूं ना, तो रेन के हर केस को तुमने देख लिया। अब इसमें कुछ केस नहीं बचा है, जो बचा है वो इसी का ही फॉर्म है। तो अब सवाल देख लेते हैं फटाफट से, हमारे पास टाइम है अभी। तो मैं यहां पे बात करता हूं इस सवाल की। क्या बोल रहा है? A man walks in rain with a velocity of 5 km/h. The rain drops strikes at him at an angle of 45 with respect to horizontal. The velocity of rain if it is falling vertically down is. Okay, साफ साफ कह दिया गया है कि भैया रेन जो है ना वो एक्चुअली में तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिर रही है, लेकिन जब ये बंदा चलता है तो इस चलते हुए बंदे को रेन जो है वो 45 डिग्री से आते हुए दिखती है, 45 डिग्री से आते हुए दिखती है। साफ दिया गया है रेन कैसा है, वर्टिकली गिर रही है। करो इसको सॉल्व। आपको यह समझना होगा कि ये अगर आपके पास वी आर है और ये वीएम था, तो वीएम इधर ऐड होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको 45 से, और अच्छा वो बंदा कितने से चल रहा है, बंदा चल रहा है 5 से, इसने अपना 5 इधर ऐड किया, उसके बाद ये एंगल 45 बना। 45 बना इसका मतलब क्या कि ये चीज और ये चीज सेम होगी, हाँ के ना। अब कई बोलेंगे अरे सर पता नहीं क्या कर रहे हो आप, मैं समझाता हूं, धीरे धीरे समझा देता हूं। हाँ सर एक बार धीरे धीरे समझाओ। मैंने कहा रेन दिया हुआ है क्या वर्टिकल गिर रही थी, सर 45 पे दिया हुआ है, कहां वर्टिकल बोला हुआ है मेरे भाई, रेन ड्रॉप्स स्ट्राइक्स एट हिम एट एन एंगल, वो उसको लग रहा है, उसके ऊपर इतने से टकराते हुए उसे लग रही है। The velocity of rain if it is falling vertically down, वो बोल रहा है कि वेलोसिटी रेन तो एक्चुअली वर्टिकली गिर रही है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है। तो जब वो चल रहा होगा जो कि दिया है, तो वो अपने वेलोसिटी को अपोजिट ऐड करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर करेगा। तो रेन की वेलोसिटी में ही तो ये अपनी वेलोसिटी को ऐड करेगा, और वेक्टर एडिशन से एंगल 45 डिग्री बोला गया है रिजल्टेंट का, बोला गया है ना। तो 1045 5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस का है कि नहीं? और सॉरी इतना इजी था क्या? और तो क्या यार, अब बताओ तुम ऐसे, मतलब अगर मैं डायरेक्ट बोल देता हूं कि ये 45 डिग्री है, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो इसमें तुम क्यों हाय हल्ला करते हो? है सर हम कुछ नहीं कर रहे, हाय हल्ला हमको समझ में आ गई थी, चुपचाप आगे बढ़ो। हाँ हो सकता है किसी को ना समझ में आई हो, इसलिए मैंने ये बात बता दी। तो भाई साहब अपने पास ये आंसर आ गया, खत्म, कुछ नहीं सॉल्व करना यार, एकदम लल्लू पंजू चीज है ना, खाली स्लाइड सर आपके दिमाग की तरह। हाँ बिल्कुल। हाँ तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। A man is standing on the road and observes that rain is falling at an angle of 45 with the vertical. ठीक है साहब। ओहो, the man starts running on the road with a constant acceleration. मैन जो है ना भाई साहब ये तो एक्सेलरेट करने लग गया, मतलब अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा है। अब अगर मैं तरीके से समझाऊं ना तुम्हें, तो ये कुछ वैसा ही हो रहा है जो हमने यहां पर देखा, उसकी मैन की स्पीड बढ़ रही थी, है ना। तो ये केस एक तरीके से मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी चलिए बात करते हैं। After a certain time from the start of the motion, it appears to him that rain is falling at an angle of 45. Okay, भाई साहब, with the vertical, with speed. ओहो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, I think. With speed it is 2√2. ये एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है शायद से, जस्ट अ मिनट, है ना, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार। अरे यार तो क्या है, हाँ तो यार ये यहाँ पे एरर थी, ये 2√2 है ना, वही मैं देखा स्लाइड में कुछ लफड़ा है। तो यहाँ पर विद अ स्पीड ऑफ 2√2, तो दोबारा सुन लेते हैं। तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मोशन इट अपीयर्स टू हिम दैट रेन इज स्टिल फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 45। वो बाद में भी यार 45 डिग्री से ही फॉल कर रही है और
स्पीड जो है उसकी 2√2 दिख रही है अभी, किसकी, रेन की। तो अपीयर्स टू हिम, ये रिलेटिव वेलोसिटी है रेन की, और एंगल अभी भी 45 डिग्री है। पहले जब वो रेस्ट पे था तब भी 45, अभी भी 45। मोशन ऑफ द मैन इज सेम, is in the same vertical plane in which the rain is falling, then which of the following statement is and are true। ठीक है, इसको होमवर्क दे दूं क्या, एक बार ऑप्शन देख लेता हूं, इसमें कुछ स्पीड ऑफ द रेन फाइंड दैट, ठीक है। तो ये चलो यार इसको मैं बता देता हूं ना, अब सुन लो। वैसे तुम कर लेना, वैसे होमवर्क क्या है, पॉज ही तो है, तो तुम्हारे लिए होमवर्क हो जाएगा, तुम ट्राई करो एक बार खुद से, फिर मैं बता देता हूं। तो यहां सिंपल सी बात है, पहले भी 45 बाद में 45, तो पहली बात तो ये ध्यान रख लो, यहां पर अगर पहले 45 है इसका मतलब ये हो गया कि रेन का x कंपोनेंट और रेन का y कंपोनेंट इज सेम है कि नहीं, हाँ जी। और फिर कह रहा है कि बाद में जब वो एक्सेलरेट हुआ, कौन, वो बंदा, तो एक्सेलरेट हुआ तो हम जानते हैं भाई कि वो अगर एक्सेलरेट होगा तो उसकी वेलोसिटी तो इधर आएगी, और इधर आएगी तो ये उसकी अपोजिट वेलोसिटी वो इधर ऐड करेगा, और इधर वो अगर ऐड करेगा तो एंगल तो चेंज होना है। लेकिन दोबारा 45 कैसे आ गया, दोबारा 45 एक ही केस में आ सकता है, जब ये Vm आपका 2u हो जाए, उस केस में इस तरफ रिजल्टेंट जो है वो u हो जाएगा, और ये तो u था ही, तो ये आपका रिजल्टेंट जो है √2u आ जाएगा, और ये एंगल 45 आ जाएगा। बोलो हाँ के ना, एकदम आसान है यार, एकदम आसान। पहले 45 था, इसका मतलब दोनों कंपोनेंट सेम, रिलेटिव भी 45 डिग्री बना रहा है, मतलब दोनों कंपोनेंट सेम होंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है जब मैन भी कितने से भागा हो, इस डायरेक्शन में 2u से भागा हो, जिससे कि 2u और u इधर होके वो u बना हो, तो u और u वापस 45 बन गया। अब बताओ, अब क्या कह रहा है, कितना रद्दी सवाल था ये। 2√2 मीटर पर सेकेंड आपकी रिलेटिव स्पीड है, तो आपको दिया गया है कि 2√2 इज योर रिलेटिव स्पीड, खत्म 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 खत्म। u इज 2, वेलोसिटी ऑफ रेन इज 2√2। तो आओ आगे बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि एक मिनट मैं इस पूरे को देख लूं। तो यहां पर अपने को क्या कह रहा है कि यहां इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है भाई साहब तो गलत। स्पीड ऑफ द रेन रिलेटिव टू ग्राउंड इज, अच्छा स्पीड ऑफ द रेन रिलेटिव टू द ग्राउंड कितनी है, ये नहीं है भाई साहब, कितनी आई वो आई है अपनी 2, तो स्पीड ऑफ रेन इज 2√2, 2 और 2√2। तो यहां पर दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। स्पीड ऑफ द मैन व्हेन ही फाइंड्स रेन टू बी फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 45, जब उसको बाद में दिखा, जब वो भाग रहा था, तो स्पीड विद द वर्टिकल 45 विद द वर्टिकल इज इतना। तो जब वो मैन भाग रहा है और उसको वापस से 45 डिग्री पे दिखा, तो उसकी स्पीड इतनी थी। देखो भाई साहब मैन की स्पीड कितनी थी, मैन की थी 2u, u कितना आया 2, तो 2u कितना आया 4। ओहो सही है सही है सही है, डी तो गलत हो ही जाएगा। अच्छा तुमसे ये भी पूछ सकता है वो टाइम बताओ, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है, तो टाइम बताओ, ऑल्सो फाइंड द टाइम एट विच द एंगल इज 45। अब इसमें कुछ दिक्कत है, कुछ भी नहीं है भाई, तुम क्या बोलोगे, स्पीड ऑफ मैन v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा दो, तो कितनी हो गई 4 हो गई, इनिशियल 0, और ये कितना था भाई साहब आधा, तो कितना टाइम लगेगा उसको 8 सेकंड में, 8वें सेकंड में उसको 45 डिग्री के एंगल पे दिखेगा। एकदम रद्दी सवाल था ये, एकदम रद्दी। क्यों, हां अगर तुम पहली बार करते तो मैं रद्दी नहीं बोलता, लेकिन एक सवाल मैं ऐसा करवा चुका हूं, तो ये इसलिए वापस से रद्दी सवाल मैं बोल रहा हूं। मैं पहली बार करते तो ये रद्दी नहीं होता। चलो इसको भी देखते हैं फटाफट से यार। अब ये तो मैं होमवर्क दूंगा तुम्हें, ये मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा। आज मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया लगता है, लगभग एक से ही क्वेश्चन उठा लिया। क्या बोल रहा है, रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 37 विद द वर्टिकल, द ड्राइवर ऑफ द कैब मूविंग द वेलोसिटी ऑफ 7। पहले बता देता हूं, रेन उसको 37 डिग्री से गिरती हुई दिख रही है वर्टिकल से, लेकिन ड्राइवर इस बार कार जो है वो चल रही है 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। When he increases the velocity of car to 25, the rain again appears to fall at an angle of 37 with the vertical. If the actual velocity of the rain related to ground is 4n meter per second, then find। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर तुम
या चलो यार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, तुम ट्राई करो। देखो वेलोसिटी ऑफ रेन, इसका मैंने कुछ बोल दिया एक्स कंपोनेंट और इसका मैंने कुछ बोल दिया वाई कंपोनेंट। अब हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया कि भैया जब वो 7 से चल रहा था ना, 7 से, जब वो 7 से चल रहा होगा तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आती होगी कि वो कुछ ऐसा आएगा। और ये वाला जो एंगल है विथ वर्टिकल, ये 37 दिया हुआ है। जब वो 7 से चल रहा होगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेगा और ये 37 आया। अब कई बच्चे पूछ सकते हैं कि आपको क्या कैसे पता लगा ये कि जब वो 7 से भाग रहा है, जब वो 7 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो 37 डिग्री इधर ही बनेगा। क्या पता 7 VRX से बड़ा हो तो 37 इधर भी बन सकता है। एकदम सही बात। अगर वो सिर्फ इतना कहता कि 7 से भाग रहा है और 37 डिग्री बन रहा है तो मैं दोनों केस लेता, लेकिन उसने आगे भी कहा है कि उसने जब स्पीड और बढ़ा दी है, 7 से 25 हो गई है उसकी स्पीड, तो वापस से 37 डिग्री। तो ये बात समझो, अगर पहले जब वो 7 से मूव कर रहा था तब अगर 37 डिग्री इधर बन रहा होता पीछे की तरफ, मतलब 7 VRX से ज्यादा है, तो 25 पे फिर 37 से बड़ा एंगल आता क्योंकि वो और बड़ा कंपोनेंट हो जाता। क्या ये वेक्टर एडिशन से बात समझ में आती है? जब वो 7 से इधर भाग रहा है और अगर तुम्हारा 7 जो है VRX से ज्यादा होता तो 37 मान लो अगर इधर बनता, तो जब 25 आ जाएगा तो 25 का रिजल्टेंट तो और बड़ा आएगा। तुम्हें ये समझ में आना चाहिए ना कि जैसे मान लो ये 7 था तो तुम कहते हो कि सर ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 7 माइनस VRX और ये आ जाएगा VRY और रिजल्टेंट हमारे पास ये आ जाएगा ऐसा कुछ। तो मैं कह रहा हूं कि जब ये 25 होगा तो ये वाला लेंथ तो और बढ़ेगा तो ये एंगल और बढ़ेगा, 37 दोबारा नहीं आ सकता। इसका मतलब ये साफ साफ है कि जब ये आपका 7 से जा रहा होगा तो ये कंपोनेंट आएगा VRX माइनस 7, VRX ही बड़ा होगा और इस डायरेक्शन में जो है आपको क्या मिलेगा, इधर ये एंगल 37 डिग्री मिलेगा। अब क्या करें सर? कुछ नहीं, कुछ नहीं से मतलब, कुछ नहीं से मतलब सच में कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा इसके अंदर। tan 37 कितना बोलूंगा? tan 37 बोलूंगा मैं परपेंडिकुलर जो कि है VRX माइनस 7, VRX माइनस 7 अपॉन VRY, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन में कुछ खास नहीं। दूसरी इक्वेशन में वो 25 से भागा था तो ये आ जाएगा 25 माइनस VRX, क्योंकि अभी 25 ज्यादा है VRX से और इतना ज्यादा है कि वो एंगल अभी भी 37 डिग्री ही आ रहा है। एंगल दे दिया जाए तो कोई लफड़ा नहीं है, तो तुम क्या लिख दोगे? 37 इज इक्वल्स टू 25 माइनस VRX अपॉन VRY। अब कई लोग बोलेंगे सर, ओ सर, मैं कहूंगा हाँ भाई, सर डायरेक्टली क्यों नहीं कह देते कि ये वाला कंपोनेंट VRX माइनस 7 और 25 माइनस VRX वो सेम है? मैंने कहा क्यों भाई? अरे सर जब ये वाला कंपोनेंट दोनों ही केसेस में सेम आ रहा है, दोनों के लिए इधर भी VR बाई इधर भी VR बाई, तो ये न्यूमरेटर भी तो सेम होगा। हाँ तो सर डायरेक्टली लिख दो। हाँ तो लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? तो डायरेक्टली लिख देते हैं कि 25 माइनस VRX इज इक्वल्स टू 7 माइनस ओहो VRX माइनस 7, है ना? 25 माइनस VRX इज इक्वल्स टू VRX माइनस 7 और यहां से आपको जो चीज दिखेगी वो कितनी दिखेगी? आ जाएगा 2VRX। 25 प्लस 7 ये आ जाएगा 32 और VRX जो आ जाएगा वो आ जाएगा 16। आई क्या बात समझ में? 25 प्लस 7 32, 32 बाय 2 कितना आ गया? 16। और सर लेकिन अभी VRY कैसे निकालेंगे? तो भाई साहब उसको यहां पटको और VRY निकालो, खत्म, एकदम रद्दी सवाल था क्या? हाँ जी सर। आगे बढ़े? हाँ जी सर आगे बढ़ो, है ना? तो यार इसमें जो है देखते हैं इसको, आओ इस सवाल को देखते हैं। टाइम कितना बाकी? टाइम हो जाएगा भाई, आज भी खुशी की बात है, 1.5 घंटे के अंदर ही निपट जाएगा मामला।
तो यहां पर बोल रहा है मैन मूविंग अप द इंक्लाइन ऑब्जर्व रेन टू बी फॉलिंग अलोंग द इंक्लाइन। अच्छा अभी इंक्लाइन पे भाग रहा है, हाँ तो भाग रहा है, क्या दिक्कत है? तो मैन कितने से भाग रहा है? मैन भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से अप द इंक्लाइन भाग रहा है। अच्छा साहब, और इसको रेन जो है वो ऐसा डाउन द इंक्लाइन गिरते हुए दिख रही है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन। तो ध्यान रखो रिलेटिव दिया हुआ है भाई साहब, रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी आपको दी गई है, रिलेटिव वेलोसिटी आपको दी गई है, और आपको यहां पे क्या कहा गया है? आपको यहां वेलोसिटी ऑफ रेन निकालनी है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि जब भी आपको रिलेटिव वेलोसिटी दे दी जाती है, कितनी है वो 15, जो भी है वेक्टर फॉर्म में मैं बात कर लेता हूं, तो मैं इस डायरेक्शन को माइनस बोल देता हूं, इसको प्लस बोल देता हूं, तो ये हो गया -15। एक ही डायरेक्शन में बात हो रही है तो कोई लफड़ा नहीं। कंपोनेंट क्यों लूं? तुम बोलोगे सर कंपोनेंट लो, अरे क्यों लूं कंपोनेंट? जब दोनों ही एक ही डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन तो मैं प्लस माइनस से काम चला लूंगा। और कोई डायरेक्शन दिख रही है क्या? हाँ, अगर रेन किसी और डायरेक्शन में होती, प्लेन से कुछ एंगल बनाती, तो मैं कंपोनेंट लेता। यहां क्यों लूं मैं कंपोनेंट भाई? तो VRM इज माइनस एंड व्हाट इज VM? VM इज व्हाट? VM इज प्लस का 5, क्योंकि वो अप जा रहा है। अब बताओ VRM जो होता है वो VR माइनस VM होता है, तो VR अगर आपको निकालना है तो वो क्या आएगा? वो आएगा VRM प्लस VM। खत्म, सीधे सीधे ऐड कर दो इसको। मैंने पहली क्लास में, ये मोशन इन 1D है एक तरीके से, मतलब रिलेटिव मोशन इन 1D, एक ही डायमेंशन में बात हो रही है। तो इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि भाई इस वाली वेलोसिटी में मैन ने अपनी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर रखी है। तो मैन क्या करेगा? मैन जब भी रेन को देखेगा तो अपनी वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेगा, मतलब सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ चाहिए, इसमें मैन की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो रखी है, तो इसमें जैसे ही तुम मैन की वेलोसिटी को ऐड कर दोगे तो विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ तुम्हें मिल जाएगा। तो यहां से तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इसको कि VRM इज व्हाट? -15, और ये आ रहा है अपने पास +5, तो ये आ जाएगा -10। मतलब रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है डाउन द इंक्लाइंड 10। ठीक है, वैसे कैसे करते? वैसे मैं डायरेक्ट लिख देता कि रेन की वेलोसिटी कितनी? 15 इधर, और मैन, ये रेन की विद रेस्पेक्ट टू मैन है, तो विद रेस्पेक्ट टू अर्थ निकालनी है, तो मैन की वेलोसिटी एज इट इज उसको पकड़ा दो, उल्टा नहीं करना है, एज इट इज ऐड करवा दो। तो 15 इधर 5 इधर, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? वो आ जाएगा 10 डाउन द इंक्लाइन। खत्म। ठीक है, आओ तो फिर इस रेन वाले केस पर एक लास्ट सवाल देखें। रेन वाले केस पर एक लास्ट सवाल देखें, या चलो यार एक और देखते, नहीं तुम बोलोगे कि सर हमको समझ नहीं आया, है ना? एक्चुअली मैं जैसा चाहता हूं ना वैसा तुम लोग अभी बन नहीं पा रहे हो। ठीक है, और रीजन था उसके पीछे क्या? रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चे रेगुलर हैं ही नहीं, तो इसलिए उनको दिक्कत होगी। इसलिए एक सवाल हम ले लेते हैं ऑलरेडी। तो यहां मैंने कहा मान लो ये एंगल कितना यार, चलो 45 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, अब तुम्हें बोला गया है कि भाई रेन जो है वो गिर रही है कुछ ऐसे, रेन गिर रही है इधर कुछ 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और एक बंदा है जो भाग रहा है ऐसा ऊपर की तरफ, और ये भाग रहा है कुछ मान लो 4√2 मीटर पर सेकेंड से, है ना? 4√2 बोले, एक मिनट, 6√2 बोल देते हैं। 6√2 मीटर पर सेकेंड से ये बंदा भाग रहा है अप द इंक्लाइन। आपसे पूछा है कि बताओ इस बंदे को वेलोसिटी ऑफ रेन क्या अपीयर हो रही होगी। अब क्या यहां पर, क्या ये एक सवाल है नहीं, मैं बोलूंगा नहीं यार, ये वेक्टर का सवाल है। क्यों तुम इसको देखकर इतना घबराते हो? ये बस इतनी सी बात है कि 2 वेक्टर्स को तुमको ऐड करना है। बात बस यहां पर ये आपको समझना है कि ये जो 2 एडिशन होंगे वो कैसे होगा। रेन की वेलोसिटी में आपको मैन की वेलोसिटी बस अपोजिट करके ऐड कर देनी है।
अपोजिट करके ऐड करने का मतलब क्या हुआ? अपोजिट करके ऐड करने का मतलब जो है वो ये हुआ कि अगर ये हमारा प्लेन था, ठीक है, ये हमारा प्लेन था, तो यहां हम क्या बोल रहे हैं, यहां हम कह रहे हैं कि ये जो बंदा है ना, ये जो भागा, ठीक है, ऐसा, तो इसके लिए इसका एक x कंपोनेंट होगा और एक y कंपोनेंट होगा। कंपोनेंट्स ले लेते हैं यार, और क्या करते हैं सर। लेकिन आपने x और y में क्यों लिया? अरे अगर तुमको मर्जी है प्लेन के अलोंग, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो वैसा ले लो, जैसा तुमको इजी लगे। तो कभी भी वापस से एक अप्रोच में मत बंधना कि तुम x और y ही लो। अगर तुम्हें इजी लग रहा है अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो वो कंपोनेंट लो। देखो इजी क्या पड़ रहा है, सवाल में क्या कहा गया। इसका 6√2 का एक कंपोनेंट आएगा, 6 इधर 6 इधर, 6√2 cos 45, 6√2 sin 45। और यहां जो ये आपकी रेन थी, इस रेन के 2 में ये अपने दोनों कंपोनेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करवाएगा। करवाएगा क्या? हाँ, तो 2 और 6, ऊपर वाला 6 नीचे ऐड करवाएगा, राइट वाला 6 लेफ्ट में ऐड करवाएगा, तो बस हो गया काम खत्म। अब बताओ इसमें कुछ है क्या यार? मतलब मुझे तो कहीं से भी ये कोई टफ नहीं लगती चीज, कहीं से भी। अरे सर आपको 8 साल हो गए। अरे 8 साल के यार, वेक्टर पढ़ते पढ़ते तुम्हें कितने साल हो गए? सर साल तो नहीं हुए, महीने हुए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर दिन ही हुए, हुए तो हैं। तो बस बस कुछ नहीं है इसमें। क्या करोगे? माइनस का 6i कैप और माइनस का 8j कैप। अच्छा 8 और 6 मतलब रिजल्टेंट सर जो है वो 10 आएगा। हाँ जी हाँ, रिजल्टेंट जो है वो 10 आएगा। और ये एंगल कितना आएगा सर जी? भाई ये एंगल 37 डिग्री निकल आएगा। सर डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे बता रहे हो आप? रट के आए हो ना पक्की बात? अरे नहीं नहीं नहीं, रट के नहीं आया भाई, ये तो ध्यान होगा ना। ट्रिपलेट कि 6, 8 और 10 का भी ट्रिपलेट होता है। 3, 4, 5 का, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10। तो ये आता है आपके पास 53 डिग्री, और ये आता है आपके पास 37 डिग्री। 53 और 37, 53 और 37 डिग्री एंगल आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा कितना? 37। तो बस यहाँ से काम खत्म। ये आप बोल दीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड से उसको रेन गिरते हुए दिखेगी, और ये एंगल कितना आएगा? 53 आएगा। मतलब वो जो अम्ब्रेला होल्ड करेगा, रेन इसको कैसे गिरती हुई दिखेगी? कुछ ऐसा। रेन जो है ना वो कुछ ऐसा गिरते हुए दिखेगी। तो ये वाला जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? 53 माइनस 45, मतलब 8 डिग्री से प्लेन ये अम्ब्रेला कैसे होल्ड करेगा? 8 डिग्री बनाते हुए। भाई 45 में 8 ऐड करो, 53 आ जाएगा। नहीं आई ना बात समझ में? भाई हॉरिजॉन्टल से रेन कितना एंगल बनाते हुए दिख रही है? 53। तो हॉरिजॉन्टल से 53 है, ये 45 है, तो ये कितना आ गया? 8। तो प्लेन से आएगा 8 डिग्री। आई बात समझ में? इस तरीके से तुम बड़े आसानी से इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो। अब बढ़े हमारे सवाल की ओर। हाँ सर बढ़ो। अभी जो हम सवाल देखने जा रहे हैं, ये सवाल इसमें इसको फटाफट से हम कवर करेंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर मैन मूविंग डाउन द इंक्लाइन विद कांस्टेंट स्पीड v0, ठीक है, तो मैन जो है वो v0 से नीचे आ रहा है। रेन अपीयर्स टू बी हॉरिजॉन्टल मूविंग टुवर्ड्स हिम। रेन जो है वो उसको हॉरिजॉन्टल दिखने लग गई है और उसकी तरफ आ रही है। चलो ठीक है, जो भी है। और विथ 2v0, वो दे भी रखा है कितने स्पीड से आ रही है। नाउ मैन इंक्रीजेस हिज स्पीड। इसके बाद मैन ने अपनी स्पीड को इंक्रीज किया और उसको कर लिया कितना? 2v0। अब आपसे बोल रहा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। यहां पे मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। दोनों तरीके ऐसा कुछ नहीं कि दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन बस उसमें डिफरेंस इतना सा है कि एक तरीका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और एक तरीका जो है थोड़ा सा नहीं बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा। और दोनों ही तरीकों में बस एक थोड़ी सी सोच का अंतर है। अगर आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे तो आप वो छोटे तरीके को बिल्कुल खुद से निकाल लेंगे। बाकी लंबे तरीके तो हर कोई पढ़ने वाला बच्चा उस लंबे तरीके पे तो जाएगा ही जाएगा, पहले मैं उसी को बताऊंगा। और जो छोटा तरीका है वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के आप एक झटके में उसका आंसर निकाल सकते हैं इस पूरे सवाल का। तो इस सवाल में सबसे पहले जो आपको दिया गया है उस पर बात की जाए, तो जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको रेन मूव होते हुए दिखती है। तो ऐसा क्या हो रहा होगा? सिंपल सी बात है यहां पर कि ये एंगल आपको दिया गया है 37, और ये जो बंदा है ये भागते हुए आ रहा है। कैसा बना दिया यार मैंने। बंदा जो आ रहा है वो आ रहा है v0 से भागते हुए इस डायरेक्शन में।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इसके कंपोनेंट निकालिए, तो आप कहोगे कि सर ये वाला और ये वाला कंपोनेंट निकाल लेते हैं, एक्स और वाई डायरेक्शन में जो है कंपोनेंट्स लेके सॉल्व कर देते हैं। क्या दिक्कत है सर जी? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये एंगल कितना अपना 37, तो ये आ जाएगा वी नॉट कॉस 37। वी नॉट कॉस 37 कितना आएगा? कॉस 37 वो आ जाएगा अपने पास 4/5, और ये आ जाएगा वी नॉट साइन 37 जो आ जाएगा 3/5। और जो है बच्चे इस तरीके से चलेंगे कि सर देखो रेन का जो है ना एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में मान लेते हैं, होगा तो नहीं निकल जाएगा, और नहीं होगा तो 0 आ जाएगा। कई बच्चे बोलेंगे सर आपको क्या पता कि रेन ऐसे गिर रही है, ऐसे भी तो गिर रही हो सकती है असली। तो मैंने कहा हाँ भाई, अगर वो ऐसे गिर रही होगी तो VRX की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, उसमें कोई लफड़ा नहीं है। अब समझने वाली बात ये है कि ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा अपने कंपोनेंट, इसको पीला ही कर देते हैं, ये अपने कंपोनेंट्स को अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करवाएगा। तो लो जी साहब इसने करवा दिया अपोजिट डायरेक्शन में ऐड, जो कि है 3V0/5। जब ये बंदा देखेगा तो कंपोनेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करवाएगा, तो नीचे वाला ऊपर और लेफ्ट वाला राइट में। कितना है वो? 4V0/5। और आपको क्या बताया गया है? आपको बताया गया है कि इसको ये सब कुछ होने के बाद वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ यही दिखती है, और वो दिखती है 2V0। रिलेटिव अपने कंपोनेंट्स को अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करने के बाद रिलेटिव ये दिखता है, तो साफ पता लग जाता है यहां से कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, कैंसिल कर रहे होंगे। इसका मतलब रेन का जो एक्चुअल कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन का, वो है 3V0/5। इसको इतना कुछ किए बिना भी डायरेक्ट लिखा जा सकता था। कैसे? कि यारो तुम्हें जो है क्या दिख रहा है? तुम्हें सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिख रहा है रेन का, वर्टिकल नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भी वर्टिकल सेम होगा, तो जो वर्टिकल इसका वही रेन का, सीधे लिख देते, तभी तो कैंसिल होगा। और ये कितना आ जाएगा? तो ये यहां से देख लो, VRX + 4V0/5, और ये आ रहा है आपके पास 2V0 के इक्वल। तो यहां से आपका जो VRX आ रहा है वो आ जाएगा 2V0 - 4V0/5, जो आ जाएगा 6V0/5। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। क्लियर? अब इसके बाद कहानी में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, और चेंज क्या कहता है आपको? चेंज ये कहता है, वैसे मैं यहां भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन अलग स्लाइड पे ही सॉल्व कर देते हैं। चेंज जो आ जाता है वो ये आ जाता है कि ये जो बंदा है, ये बंदा इस बार 2V0 से जा रहा है। कितने से जा रहा है? 2V0 से जा रहा है। अब 2V0 से जब जाएगा तो नॉर्मल इंसान यही सोचेगा कि यार देखो 2V0 से जा रहा है, तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं कि भाई ठीक है, और वो जो है अभी वो 8V0/5 आ जाएगा कंपोनेंट, और ये 6V0/5 आ जाएगा कंपोनेंट। अब जो है मुझे ये पता ही है कि रेन का x कंपोनेंट कितना है, वो मैंने निकाल लिया है। रेन का x कंपोनेंट 6V0/5, और फिर मुझे ये भी पता है कि रेन का y कंपोनेंट कितना है, वो हमारे पास 3V0/5 है। तो बस मुझे करना क्या है? मुझे इसके कंपोनेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करवा देने। तो ये 6V0/5 हमने अपोजिट ऐड करवा दिया, और ये 8V0/5 हमने यहां ऐड करवा दिया अपोजिट, और फिर रिजल्टेंट हमको निकाल लेना है। तो रिजल्टेंट निकालेंगे हम, तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा अपने पास 8/5 + 6, तो ये कितना आ जाएगा? ये 8/5 ही है, 1 मिनट 4V0/5 8/5, हाँ, तो 8/5 + 6/5, तो ये आ जाएगा 14V0/5, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा 6 - 3, तो 3V0/5। तो रेन का नया कंपोनेंट मैन के रेस्पेक्ट में, और नया कंपोनेंट मैन के रेस्पेक्ट में x और y, वो आ जाएगा 14V0/5 3V0/5। रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं। ये तो एक तरीका हो गया। होने में ये मेथड भी क्या छोटा ही लगा होगा तुम्हें कि भाई ये तो एक झटके में हमने लिखा कंपोनेंट, और फिर उसकी मदद से वो लिख लिया। लेकिन इससे भी शॉर्ट मेथड एक है, इससे भी मैंने कहा थोड़ा सा लंबा, और एक लाइन में, एक लाइन वाला मेथड भी मेरे पास है। ये मेथड बहुत ही कम लोग सोचेंगे। क्या सोचेंगे? इस पर थोड़ा सा गौर फरमाना। अच्छा, ये समझ में तो आया होगा। पहले हमने वेलोसिटी ऑफ रेन निकाल लिया, और रेन निकालने के बाद नई वेलोसिटी कंपोनेंट ऐड किए, तो कुछ इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। बस ऐसा समझ लो कि 2 सवाल मिक्स करके दे दिए। लेकिन ये सवाल ऐसे क्यों पूछा गया, इसके पीछे है एक खूबसूरती जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। नहीं तो ऐसे नॉर्मली तो बच्चा करेगा, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसको कैसे करेंगे? मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स सोचेंगे हाँ यार ये 2 सवाल मिक्स हो गए। एक सवाल ऐसा हो सकता था, एक सवाल तो ये हो गया कि रेन की वेलोसिटी निकालिए, और दूसरा सवाल ऐसा हो जाता कि रेन की वेलोसिटी दे दी और फिर वो 2 नॉट से जा रहा है, तो नई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बताओ। तो ये 2 सवाल मिक्स करके दे दिए।
पहले तो हमसे रेन की वेलोसिटी निकलवा ली और फिर रेन की वेलोसिटी को इस्तेमाल करके ये चीज में निकलवा ली। लेकिन यहां एक खास बात है, वो खास बात दोस्तों क्या है वो सुनो। वो खास बात ये है कि जब वो V0 से जा रहा है, मतलब इधर एक तरीके से और देखा जा सकता है, और ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कहीं कुछ ऐसा हुआ हो तो आप वो बात कर सकते हैं। जब वो V0 से जा रहा है तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी है 2V0 इस डायरेक्शन में। ये रिलेटिव वेलोसिटी है, हाँ के ना, तुम बोलोगे। अब जब वो V0 से जा रहा था तब ये रिलेटिव वेलोसिटी थी, उसने अपनी वेलोसिटी को 2V0 कर लिया, मतलब उसने V0 और बढ़ा लिया। उसी डायरेक्शन में V0 तो थी, उसको 2V0 कर लिया, मतलब V0 और बढ़ा लिया। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि उस एक्स्ट्रा V0 के एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स आए होंगे इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में। वो जो एक्स्ट्रा V0 पहले V0 था ही, वो ऐड हो रखा है, वो V0 ऐड होने पर ही तो 2V0 आ रहा है, रिजल्ट रिलेटिव आ रहा है ना। तो एक एक्स्ट्रा V0 आ जाने से एक एक्स्ट्रा 3V0/5 इधर, ओहो गलती कर दी ना, नहीं सही, और 4V0/5 इधर ऐड करवा दो। तो ये एक्स्ट्रा V0 की वजह से इस डायरेक्शन में एक 4V0/5 और इस डायरेक्शन में एक 3V0। खत्म। एक सेकंड, मैंने एक सेकंड तो नहीं भाई, तुमने क्या देखा एक्स्ट्रा, तुमने देखा अच्छा एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड करवा दो, एक्स्ट्रा कंपोनेंट खत्म हो गया। 2V0 प्लस 4V0/5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14V0/5 और लो, एक ही लाइन में निपटा दिया इसको। मतलब थोड़ा सा 5-6 सेकंड मैंने सोचा और बस अगले 5 सेकंड में ये सवाल सॉल्व, आगे बढ़ो। करने वाला क्या करेगा, तुम्हारे दो तरीके से सोचेगा, पहले वेलोसिटी ऑफ रेन निकालेगा, फिर ये निकालेगा, और थोड़ा सा जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा वो देखेगा अरे क्या हुआ है, कुछ नया थोड़ी ना है, V0 से चल रहा था तो अभी उसने V0 और बढ़ा दी, तो वो एक्स्ट्रा कंपोनेंट जो है ऐड करवा दो, खत्म। ये हो गया मेथड 2, एक लाइन में सॉल्व। आई बात समझ में। अब एक और सवाल, ये तुमको होमवर्क दे देता हूं, है ना, नहीं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा फिर तुम बोलोगे। तो ये सवाल है आपका होमवर्क, बाकी इसको ट्राई करना। इस सवाल के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूं। फ्लैग ऑन अ बस इज फ्लटरिंग, वो वेव कर रहा है इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड विंड इज ब्लोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू। जब भी ये फ्लैग वाले क्वेश्चन आएंगे तो क्या है, बस इसमें थोड़ा सा हिंट देता हूं मैं। अब तुम बोलोगे सर आपने फ्लैग वाले क्वेश्चन तो करवाए नहीं। अरे भाई साहब सुनो सुनो सुनो, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा दी 1D 2D में, हाँ पढ़ा दी ना सर। तो फ्लैग किस डायरेक्शन में वेव करता है, फ्लैग के रेस्पेक्ट में हवा जिस डायरेक्शन में चल रही होगी उस डायरेक्शन में फ्लैग वेव करेगा। नहीं समझे सर बात। हम मैं झंडा लेके खड़ा था, ओके सर, मैं खड़ा था नॉर्मली और हवा ऐसे चल रही थी तो झंडा इस डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, अब मान लो हवा नहीं चल रही तो झंडा नहीं फहरेगा, लेकिन मैं जब भागने लगता हूं इस डायरेक्शन में तो झंडा अपने आप इस डायरेक्शन में फहरने लग जाता है। क्यों, क्योंकि जब हवा नहीं चल रही है लेकिन फिर भी मैं भाग रहा हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में एयर के पार्टिकल्स पीछे जा रहे हैं, क्योंकि मैं एयर के पार्टिकल्स को अपनी स्पीड पीछे देता हुआ महसूस कर रहा हूं। तो एयर के पार्टिकल्स पीछे जा रहे हैं तो झंडा पीछे फहरेगा। बात करेंगे इसकी अगली क्लास में, टेंशन मत लो, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करके आओ। तो ध्यान रखना, फ्लैग किस डायरेक्शन में वेव करेगा, किस डायरेक्शन में फ्लट करेगा, वो करेगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में विंड की स्पीड होगी विद रेस्पेक्ट टू दैट फ्लैग, या विद रेस्पेक्ट टू दैट डंडा जिस पे लगा है फ्लैग, है ना। चलो तो करना इसको ट्राई। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास।